अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी खलाई लड़की बाय ए हमीद। मुकम्मल कहानी। कब्रिस्तान में घुप अंधेरा था। आमिर एक कब्र के पीछे छुपकर बैठा था और अंधेरे में उन डाकुओं को देखने की कोशिश कर रहा था जो टॉर्च की रोशनी डालकर उसे तलाश कर रहे थे। डाकू उसके करीब आ रहे थे। आमिर का दिल खौफ के मारे बुरी तरह धड़क रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे। उस पर अभी तक क्लोरोफॉर्म का असर था जो डाकू ने उसे और उसकी छोटी बहन शबाना को ज़बरदस्ती पकड़कर सूंघा दिया था और वो दोनों बेहोश हो गए थे। ये सब कुछ थोड़ी देर पहले हुआ था। वो उसकी छोटी बहन शबाना मॉडल टाउन की सी ब्लॉक वाली आखिरी कोठी में अपनी खाला के पास बैठे कैरम खेल रहे थे। फिर वीसीआर पर एक फिल्म देखने लगे। घर के सारे लोग वहाँ पर थे। जब रात के 10 बज गए तो आमिर और शबाना की अम्मी ने टेलीफोन किया और आमिर से कहा कि बड़ी रात हो गई है, शबाना को लेकर घर वापस आ जाओ। आमिर ने कहा, अम्मी थोड़ी सी फिल्म रह गई है। अम्मी ने डांट कर कहा, तुम्हारे डैडी सख्त नाराज़ हो रहे हैं। शबाना को लेकर जल्दी घर पहुंचो, सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? अच्छा अम्मी जान, आता हूँ। आमिर ने बुरा समूह बनाकर फ़ोन बंद कर दिया। शबाना ने पूछा, इजाज़त मिल गई भैया? नहीं, आमिर बोला। खाला और खालू भी कहने लगे कि बेटा देर हो गई है, घर जाओ, फिल्म कल देख लेना आकर। आमिर अपनी बहन को लेकर जाने लगा तो खालू ने कहा, मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ आता हूँ, बाहर अंधेरा हो गया है। आमिर कहने लगा, इसकी क्या ज़रूरत है खालू जान, एक सड़क छोड़कर ही तो हमारी कोठी है, हम सैर करते चले जाएंगे। बस आमिर से यही गलती हो गई थी, क्योंकि जब रात ज़्यादा हो जाए तो बच्चों को अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए, ज़रूर किसी बड़े को साथ लेना चाहिए। मगर आमिर ने ऐसा ना किया। वो बहन को साथ लेकर खालू की कोठी से निकलकर अपनी कोठी की तरफ चल पड़ा। आमिर 10वीं जमात में पढ़ता था। शबाना 9वीं क्लास में थी। दोनों बहन भाइयों का आपस में बड़ा प्यार था। सड़क खाली खाली थी। शुरू सर्दियों का मौसम था। रात ठंडी हो गई थी। दरख्त चुपचाप खड़े थे। आमिर और शबाना उस सड़क की सारी कोठियों से वाकिफ थे। फिर भी रात के 10 बजे सुनसान वीरान सड़क पर चलते हुए शबाना को थोड़ा थोड़ा डर ज़रूर लगने लगा था। वो भाई के साथ लगकर चल रही थी। आमिर को भी कुछ कुछ डर लग रहा था, मगर वह मर्द होने की वजह से अपना डर जाहिर नहीं कर रहा था और बहन से बातें करते हुए उसे हौसला भी दे रहा था कि बस दूसरी सड़क पर हमारी कोठी आ जाएगी। जब वो दूसरी सड़क पर आए तो अचानक पीछे से कार आई। आमिर और शबाना एक तरफ हो गए। कार उनके पास आकर रुक गई। शबाना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कार में 3 आदमी सवार थे जिन्होंने जैकेटें पहन रखी थी। उनके चेहरे करख्त थे। आमिर ने एक आदमी के हाथ में शॉटगन भी देखी तो उसका रंग उड़ गया, मगर उसने अपने आप को संभाले रखा। कार में से एक आदमी ने सर बाहर निकालकर पूछा, बेटा मॉडल टाउन का ए ब्लॉक कहाँ है? आमिर को तसल्ली हुई कि ये लोग रास्ता भूल गए हैं। उसने इशारा करते हुए कहा, यहाँ से बाएं मुड़ जाएं, आगे चौक आएगा, चौक क्रॉस करके दाएं तरफ हो जाएं, वहाँ से ए ब्लॉक शुरू हो जाता है। इस दौरान कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर 2 आदमी बाहर आ गए थे। एक के कंधे से शॉटगन लटक रही थी। शबाना सहम कर आमिर के साथ हो गई। जिस आदमी ने ए ब्लॉक का रास्ता पूछा था वो अभी तक अगली सीट पर ही बैठा हुआ था। अचानक उसने पिस्तौल निकालकर आमिर और शबाना की तरफ किया और बोला, अगर अपनी जगह से ज़रा सा भी हिले तो दोनों को गोली मार दूंगा। आमिर समझ गया कि ये डाकू हैं और इन्हें अगवा करके ले जाना चाहते हैं। शबाना ने भाई का हाथ पकड़ लिया। आमिर बहन को लेकर भागने ही लगा था कि पीछे से 2 आदमियों ने उन दोनों को दबोचकर उनके मुंह और नाक को क्लोरोफॉर्म में भीगे हुए रुमाल से बंद कर दिया। शबाना और आमिर तड़पे, अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारे, मगर क्लोरोफॉर्म असर कर गया और दोनों बेहोश होकर डाकुओं के बाजू में लटक गए। डाकुओं ने दोनों को जल्दी से गाड़ी में डाला और फुल स्पीड पर गाड़ी वहां से निकाल कर ले गए। मॉडल टाउन से निकलते ही उन्होंने गाड़ी एक वीरान इलाके की तरफ डाल दी। यहाँ कच्ची सड़क थी जिसके इर्द गिर्द मिट्टी के टिब्बे और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। गाड़ी सड़क के अंधेरे में कच्ची सड़क पर दौड़ती रही। आगे रेलवे लाइन आ गई। यहाँ रेलवे क्रॉसिंग थी जिस पर फाटक नहीं लगा था। डाकुओं ने रेलवे लाइन क्रॉस की और उनकी कार अंधेरी रात में वीरान इलाके में से गुजरने लगी। शबाना और आमिर कार की पिछली सीटों पर बेहोश पड़े थे। शबाना को तो बिल्कुल होश नहीं था, मगर आमिर को होश आने लगा। उसने आंखें खोलकर देखा। गाड़ी की खिड़की में से उसे आसमान पर चमकते हुए तारे नजर आए। उसने नजरें घुमाकर शबाना को भी देखा जो उसके पास ही बेहोश पड़ी थी और उसकी गर्दन ढलकी हुई थी। आमिर ने महसूस किया कि उसके हाथ डाकू ने नहीं बांधे थे। उसका सर चकरा रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं। डाकू आपस में कभी कभी कोई बात कर लेते थे। उनकी बातों से जाहिर होता था कि वो उन दोनों को किसी और शख्स के पास ले जा रही हैं।
आमिर ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल ली और सोचने लगा कि इन गुंडों के चुंगल से शबाना को लेकर कैसे निकला जाए। ये इतना आसान काम नहीं था। सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि शबाना उसकी बहन अभी तक बेहोश थी। फिर उन लोगों के पास पिस्तौल और शॉटगन भी थी। आमिर दिल ही दिल में खुदा से मदद की दुआएं मांगने लगा। उसे अपनी डैडी और अम्मी का ख्याल आ रहा था। वो लोग किस कदर परेशान होंगे कि आमिर और शबाना खाला की कोठी से चल पड़े थे मगर कहाँ गुम हो गए। उन्होंने ज़रूर पुलिस को इतला कर दी होगी। शायद पुलिस उनकी मदद को आ जाए। अचानक कार के इंजन की आवाज़ आई और फिर कार रुक गई। अब क्या मुसीबत पड़ गई है? एक डाकू गुस्से से बोला। दूसरे ने कहा, मैंने कहा था जीप लिए चलते हैं, ये पुरानी गाड़ी है, तंग करेगी। एक डाकू गाड़ी में बैठा रहा। वो बाहर निकलकर गाड़ी के इंजन को देखने लगे। आमिर और शबाना पिछली सीट पर अकेले थे। आमिर ने शबाना को शाने से हिलाकर होश में लाने की कोशिश की मगर शबाना पर बेहोशी की दवा का ज़्यादा असर हो गया था। उसने कोई हरकत ना की। कुदरत ने उसे फरार होने का मौका दे दिया था मगर वो बहन को साथ लिए बगैर कैसे फरार हो सकता था? उसने ज़रा सा सर उठाकर गाड़ी की खिड़की के शीशे में से देखा कि थोड़ी ही दूर बिजली की 2-4 बत्तियां रोशन थीं। आमिर ने सोचा कि यह ज़रूर कोई कोठी है जहां लोग रहते हैं। उसने फैसला किया कि वो बाहर निकलकर शोर मचा दे। उसकी आवाज़ सुनकर कोई ना कोई उसकी मदद को ज़रूर आ जाएगा। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। फिर उसे यह ख्याल भी था कि हो सकता है उसके शोर मचाने से डाकू घबरा जाएं और उनको वहीं फेंक कर भाग जाएं। अगली सीट पर डाकू स्टीयरिंग पर बाजू रखे आगे को झुककर बैठा था और अपने साथियों से कह रहा था, जल्दी करो तुम लोग, कहीं गिरफ्तार न करा देना। आमिर ने एक हाथ से दरवाजे को धड़ाक से खोल दिया और बाहर निकलते ही गला फाड़कर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, डाकू हमें अगवा करके ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ, मेरी बहन को बचाओ। डाकू पहले तो शशदर से होकर रह गए कि इस लड़के को अचानक होश कैसे आ गया। फिर वो आमिर की तरफ लपके। एक ने शॉटगन से फायर कर दिया। धमाका हुआ और गोली आमिर के पांव के करीब जमीन पर लगी। आमिर उछलकर दूसरी तरफ हो गया। वो गला फाड़कर चिल्लाए जा रहा था, बचाओ बचाओ, हमें डाकुओं से बचाओ। एक डाकू ने चिल्लाकर कहा, ओए इसको गोली क्यों नहीं मारते, मुंह बंद करो इसका, ये हम सबको पकड़वा देगा। आमिर ने यह सुना तो अंधेरे में एक दरख्त के पीछे हो गया। वो शोर मचाए जा रहा था मगर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी थी। इतने में उस पर पिस्तौल के 2-3 फायर हुए। गोलियां अंधेरे में दरख्त के तने से टकराईं। आमिर घबराकर पीछे को दौड़ा। डाकू उसके पीछे भागे। वो आमिर पर गोलियां चला रहे थे। अब आमिर को अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई थी क्योंकि डाकू ने उसे मार डालने का फैसला कर लिया था। वो रात के अंधेरे में दरख्तों के स्याह झुंड की तरफ दौड़ा। डाकू टॉर्च की रोशनी फेंककर उसके पीछे दौड़े चले आ रहे थे। अचानक उसका पांव फिसला और वो एक गड्ढे में गिर पड़ा। आमिर वहीं सांस रोककर बैठ गया। डाकू उसे तलाश करने लगे। आमिर ने महसूस किया कि वो जहां गिरा है वो एक कब्र का गड्ढा है क्योंकि उसको तारों की धुंधली रोशनी में अपने करीब ही मुर्दे की खोपड़ी पड़ी नजर आई थी। साथ ही एक दूसरी कब्र भी थी। वो कब्रिस्तान में आ गया था। आमिर ने दूसरी कब्र के ऊपर से जरा सा सर उठाकर देखा। तीनों डाकू टॉर्च की रोशनी डाल डालकर कब्रों में आमिर को ढूंढ रहे थे। आमिर के दिल में तेजी से ख्याल आया कि तीनों के तीनों डाकू इस वक्त उसकी तलाश में लगे हैं और शबाना गाड़ी में अकेली बेहोश पड़ी है। अगर वो किसी तरह भागकर गाड़ी तक पहुंच सके तो गाड़ी स्टार्ट करके शबाना को वहां से ले जा सकता है। लेकिन फौरन ही उसे ख्याल आया कि गाड़ी का इंजन तो खराब हो गया है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ये सोचकर आमिर कब्र के गड्ढे में से उठकर दौड़ा ही था कि डाकुओं ने उसे देख लिया और टॉर्च की रोशनी डाली, साथ ही फायर कर दिया। धमाके की आवाज आई और आमिर घबराकर कब्रिस्तान में जिस तरफ मुंह उठा उसी तरफ दौड़ पड़ा। डाकू भी उसके पीछे दौड़े। आमिर हैरान था कि गोलियों के इतने धमाके हुए हैं और किसी तरफ से कोई आदमी उसकी मदद को नहीं आया। वो अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में कब्रों पर से फलांगता हुआ भागता जा रहा था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि ये इलाका कौन सा है और वो कहाँ जा रहा है। उसे डाकुओं की आवाज़ें आ रही थीं। टॉर्च की रोशनी अंधेरे में कभी उसके दाएं पड़ती और कभी बाएं तरफ पड़ती थी। भागते भागते एक जगह से अचानक उसका पांव फिसला और वो एक अंधेरे कुएं में गिर पड़ा। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि कुएं में पानी की बजाय खुश्क पत्तों का ढेर लगा हुआ था। आमिर उन सूखे पत्तों के ढेर पर गिरा और वहीं पड़ा रहा। उसने ऊपर निगाह उठाई तो उसे कुएं के गोल दायरे के ऊपर आसमान पर तारे चमकते नजर आए। डाकुओं की आवाजें दूर होते होते गायब हो गईं। आमिर ने अपने जिस्म को हाथ लगाकर देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वो बच गया था। अब उसने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। कुआं काफी गहरा था और 10-12 फुट गोलाई में था। वो अंधेरे में हाथ इधर उधर मारने लगा। कुएं की गोल दीवार बिल्कुल सीधी थी और ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। अचानक अंधेरे में उसका हाथ कुएं की दीवार पर एक ऐसी जगह लगा जहां एक छोटा सा शगाफ बना हुआ था। आमिर ने शगाफ में मुंह डालकर देखने की कोशिश की मगर उसे कुछ नजर न आया। वह शगाफ में दाखिल हो गया।
अब उसे एहसास हुआ कि यह शगाफ असल में किसी तारीक गार का मुंह था। गार की जमीन पर ईंट रोड़े बिखरे हुए थे। गार की छत से लटके हुए जाले आमिर के चेहरे से लिपट रहे थे। वो उन्हें दोनों हाथ से परे हटाता गार में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, इस ख्याल से कि शायद ये गार आगे जाकर किसी जगह से जमीन से बाहर निकल जाता हो। वो चलता गया। गार में घोप अंधेरा था। अब आमिर को डर महसूस होने लगा कि कहीं वो गार के अंदर ही बंद होकर न रह जाए। वो वापस मुड़ने ही लगा था कि उसे गार की छत के करीब एक कोने से हल्की हल्की रोशनी निकलती नजर आई। वह रोशनी की तरफ बढ़ा कि शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। रोशनी नीले रंग की थी। आमिर रोशनी के करीब गया तो देखा कि दीवार में चौकोर खिड़की बनी हुई है। रोशनी खिड़की में से आ रही थी। वो खिड़की में से दूसरी तरफ उतर गया। यहाँ एक तंग सा रास्ता था। सारे रास्ते में नीली रोशनी थी। आमिर बड़ा हैरान हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उस पर खौफ सा तारी होने लगा। वो एक बार फिर वापस जाने के लिए मुड़ा तो अचानक उसे अपनी छोटी बहन शबाना की आवाज़ आई। आमिर भाई मेरी मदद करो, आमिर भाई मेरी मदद करो। आमिर ने बहन की आवाज़ सुनी तो बेताब हो गया। वो यही समझा कि डाकू उसे यहाँ किसी जगह बंद कर गई हैं। वो ऊंची आवाज़ में बोला, शबाना शबाना मैं आ रहा हूँ। और जिधर से बहन की आवाज़ आई थी उधर दौड़ पड़ा। अब उसके सामने गली का रास्ता बंद हो गया था और एक तंग मेहराबी दरवाज़ा था जिस पर मकड़ी ने जाला तन दिया था। आमिर को बहन की आवाज़ ने इतना बेताब कर दिया था कि उसने ये भी न सोचा कि अगर बहन को डाकू अंदर बंद कर गई हैं तो फिर दरवाजे पर मकड़ी ने इतनी जल्दी जाला कैसे बना दिया। उसने जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और आमिर अब एक नीची छत वाले कमरे में था जिसके दरमियान में शीशे की एक गोल मेज पर दुनिया के नक्शे वाला ग्लोब पड़ा था। नीली रोशनी उस ग्लोब में से निकल रही थी। उसने घबराकर बहन को आवाज़ दी, शबाना शबाना बहन तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे सामने हूँ, दीवार के साथ। बहन की आवाज़ पर वह दीवार की तरफ बढ़ा। वहाँ शीशे का एक ताबूत दीवार के साथ इस तरह लगा हुआ था जैसे आदमी टेक लगाकर खड़ा होता है। आमिर ने गौर से ताबूत को देखा। ताबूत के अंदर एक खूबसूरत लड़की की लाश रखी थी जिसके सीने में ऐन दिल के ऊपर किसी ने लंबा सा खंजर इस तरह घोंप रखा था कि खंजर का सिर्फ दस्ता ही बाहर था। खौफ के मारे आमिर को पसीना आ गया। वो समझा कि ये कोई चुड़ैल है जो उसकी बहन शबाना की आवाज़ में उसे बुलाकर यहाँ ले आई है और अब उसे ताबूत से निकाल कर खा जाएगी। वो पीछे को भागा तो शबाना की आवाज़ फिर सुनाई दी, भाई डरो नहीं, क्या तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगे? आमिर बहन की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया। वो डरता डरता ताबूत वाली लाश के करीब आया और बोला, तुम शबाना मेरी बहन नहीं हो। लाश बेहिस्सो हरकत थी। उसके चेहरे और जिस्म का रंग नीला था। आंखें बंद थीं, होंठ बंद थे, मगर ताबूत में से शबाना की आवाज़ आ रही थी, ताबूत खोलकर मेरे सीने में से खंजर निकाल दो, मैं तुम्हारी बहन ही हूँ। ये आवाज़ उसकी बहन शबाना की नहीं थी बल्कि ताबूत वाली नीली लड़की की अपनी आवाज़ थी। आमिर का डर के मारे हलक खुश्क हो रहा था। उसने कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा, क्या तुम कोई चुड़ैल हो? लड़की की लाश ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारी बहन ही हूँ, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मेरे सीने में से खंजर निकाल दो। आमिर ने सोचा कि यह चुड़ैल नहीं हो सकती। चुड़ैल के तो हाथ पैर उल्टे होते हैं, इसके हाथ पैर सीधे हैं। ज़रूर इसे किसी जालिम ने यहाँ खंजर घोंपकर बंद कर दिया हुआ है और इसमें अभी जान बाकी है। मगर शबाना की आवाज़ उसने कैसे बना ली थी? वो ये सोच ही रहा था कि लाश की आवाज़ आई, तुम जो सोच रहे हो उसका जवाब मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी, पहले मेरे सीने से खंजर निकालो। आमिर ने शीशे के ताबूत का ढकना खोल दिया। ढकना एक तरफ इस तरह अलग हो गया जैसे दरवाजे का एक पट एक तरफ हो जाता है। आमिर ने हाथ बढ़ाकर नीली लड़की की लाश के सीने में उतरा हुआ खंजर जोर से बाहर खींच दिया। खंजर के बाहर निकलते ही लाश ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें भी नीली थीं। नीली लड़की ने मुस्कुराकर आमिर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा शुक्रिया आमिर भाई, तुमने मुझे 5000 साल के अजाब से निजात दिला दी। 5000 साल? आमिर ने हैरत से पूछा। हाँ, नीली लड़की ने कहा, मैं 5000 साल से इस ताबूत में बंद हूँ, मगर तुम्हें यकीन नहीं आएगा। आमिर ने पूछा, तुमने मेरी बहन की आवाज़ कैसे बना ली थी? नीली लड़की अभी तक ताबूत के अंदर ही थी। कहने लगी, मैं जिसकी चाहे आवाज़ बना सकती हूँ। मैं तुम्हारी बहन का नाम भी जानती थी और मुझे यह भी मालूम था कि तुम्हारी बहन को डाकुओं ने बेहोश करके अगवा कर लिया था और तुम अपनी बहन को बचाने के लिए भागे थे कि अंधेरे कुएं में गिर गए। तब मैंने अपने खुदा के आगे दुआ की कि ऐ सारी कायनातों के मालिक, अगर ये लड़का मुझे दोबारा जिंदा करने का सबब बन जाए तो मैं क़यामत तक तुम्हारा शुक्र अदा करती रहूँगी। और मेरे खुदा, तमाम कायनातों के मालिक ने मेरी दुआ कबूल कर ली और तुम इस कमरे में आ गए जहाँ 5000 साल से कभी कोई इंसान नहीं आया था। आमिर को उस नीली लड़की की बातें समझ में नहीं आ रही थीं। वो दिल में घबरा रहा था कि यह ज़रूर कोई चुड़ैल है जो अपनी काया पलटकर इस नीली लड़की के रूप में आ गई हुई है और अब अपनी बातों से उसे अपने जाल में फंसा रही है। आमिर दबे पांव पीछे दरवाजे की तरफ खिसकने लगा।
नीली लड़की ताबूत से बाहर निकल आई। उसने मुस्कुराकर आमिर की तरफ देखा और कहा, भाई, एक मुंह बोली बहन की मदद की है तो क्या उसे इतना मौका नहीं दोगे कि वो तुम्हारी अपनी बहन की मदद कर सके? आमिर ने कहा, खुदा के लिए आखिर तुम कौन हो और ये क्या तिलिस्म है? मुझे जाने दो। मेरी बहन को डाकू अगवा करके ले जा रहे हैं। मुझे उसकी मदद को पहुंचना है। खुदा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। शीशे की गोल मेज के इर्द गिर्द शीशे की नीली रंग की 3-4 कुर्सियां पड़ी थीं। नीली लड़की ने आमिर का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। नीली लड़की का हाथ ठंडा बर्फ था। आमिर के बदन में कपकपी सी दौड़ गई। नीली लड़की कुर्सी पर बैठ गई। उसने आमिर को भी दूसरी कुर्सी पर बिठा लिया। लड़की का लिबास अजीबोगरीब किस्म का था और आंखों की भवें ऊपर को चढ़ी हुई थीं। उसकी नीली आंखों से सितारों की तरह की नीली नीली रोशनी फूट रही थी। वो कहने लगी, सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम स्काला है। नीली लड़की ने शीशे के मेज पर पड़े नीले ग्लोब की तरफ तकते हुए कहा। आमिर बेचैनी से पहलू बदलते हुए बोला, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। मैं अपनी बहन को डाकुओं के पंजे से छुड़ाना चाहता हूँ। तुम्हारी कहानी फिर सुन लूंगा। नीली लड़की ने आमिर को तेज नजरों से घूरा। आमिर घबरा सा गया कि ना जाने गुस्से में आकर ये चुड़ैल औरत उसके साथ क्या सलूक करे। नीली लड़की ने कहा, ऐसा मत सोचो, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे साथ अब हमेशा अच्छा सलूक ही करूंगी। वो उठ खड़ी हुई। उसने आमिर का हाथ अपने ठंडे हाथ में ले लिया और बोली, चलो पहले तुम्हारी बहन की मदद को पहुंचते हैं। आमिर को नीली लड़की का हाथ बड़ा ठंडा लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह नाजुक सी लड़की जो थोड़ी देर पहले मुर्दा हालत में ताबूत में पड़ी थी उसकी क्या मदद करेगी और पिस्तौलों शॉट गन्नों वाले खौफनाक डाकुओं का कैसे मुकाबला करेगी। आमिर कहने लगा, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि डाकू मेरी बहन को कहाँ ले गए हैं। नीली लड़की ने आहिस्ता से कहा, मुझे मालूम है। तो मेरे हाथ से अपना हाथ ना छुड़ाना। अगर तुम्हारा हाथ छूट गया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। आमिर घबराया कि खुदा जाने ये पुरस्कार लड़की क्या करने वाली है। वो कुछ पूछने ही लगा था कि उसे एक झटका लगा। फिर इतनी तेज हवा के झोंके उसके मुंह पर लगे कि उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने नीली लड़की के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी झूले पर बैठा है और झूला जमीन के नीचे जा रहा है। फिर झूला ऊपर ही ऊपर आने लगा। हवा के थपेड़े इतने तेज थे कि आमिर की आंखें बिल्कुल न खुल रही थीं। इतना उसे यकीन था कि वो हवा में उड़ रहा है। उसने 2-4 मरतबा आंखें खोलने की कोशिश की मगर हवा के दबाव की वजह से वो आंखें न खोल सका। अचानक जिस तरह लिफ्ट नीचे जाती है वो नीचे जाने लगा और फिर उसके पांव सख्त जमीन के साथ जाकर लग गए। उसने आंखें खोलकर देखा। उसके चारों तरफ तारीकी छाई हुई थी। नीली लड़की ने उसका हाथ छोड़ दिया और पूछा, तुम्हें डर तो नहीं लगा? आमिर ने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा और बोला, हम कहाँ आ गए हैं? तुम मुझे हवा में कैसे उड़ा कर ले आई? नीली लड़की ने जवाब दिया, इसका जवाब वक्त आने पर तुम्हें मिल जाएगा। वो सामने देखो, अंधेरे में रोशनी टिमटिमाती नजर आ रही है ना? आमिर ने गौर से देखा। काफी दूर जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर मध्यम सी रोशनी झिलमिलाती नजर आ रही थी। नीली लड़की ने कहा, यह रोशनी छोटे से टीले पर बने हुए एक मकान के अंदर से आ रही है। उस मकान के अंदर डाकू ने तुम्हारी बहन शबाना को रस्सियों से बांधकर कैद में रखा हुआ है। आमिर बेयकीनी से बोला, मैं अपनी बहन की मदद को जाऊंगा। और वह अंधेरे में रोशनी की तरफ दौड़ पड़ा। नीली लड़की ने जल्दी से उसे बाजू से पकड़ लिया और बोली, अकेले जाओगे तो तुम भी अपनी बहन की तरह मारे जाओगे। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नीली लड़की ने आमिर का हाथ पकड़ लिया और अंधेरे में झिलमिलाती रोशनी वाले टीले की तरफ चल पड़ी। शबाना को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक कुर्सी पर रस्सियों में जकड़ा हुआ पाया। सारा वाकया फिल्म की तरह उसके जहन में घूम गया। उसे सबसे पहले ख्याल आमिर का आया क्योंकि एक गुंडे ने उसे भी दबोचा था और वह भी जरूर बेहोश हो गया था। शबाना सोचने लगी, मेरा भाई आमिर की साल में होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में 2 डाकू अंदर आए। एक के हाथ में पिस्तौल था, दूसरे ने टेलीफोन उठा रखा था। शबाना ने रोते हुए कहा, मेरा भाई कहाँ है? एक डाकू जिसे शबाना पहली मर्तबा देख रही थी पिस्तौल पकड़े उसके करीब आकर स्टूल पर बैठ गया। उस डाकू का नाम राजू था और ये इस गिरोह का सरदार था। उसके पास तीनों डाकू शबाना और आमिर को अगवा करके ला रहे थे कि आमिर रास्ते में भाग गया। राजू ने शबाना को यह ना बताया कि उसका भाई उनके पंजे से निकलने में कामयाब हो गया है, बल्कि कहा, तुम्हारा भाई भी हमारे पास कैद है मगर वो अभी तक बेहोश है। मैं तुम्हारे डैडी से फोन मिलाता हूँ, उनसे बात करो, मगर पहले मैं बात करूंगा। राजू ने शबाना के डैडी के घर का नंबर मिलाया। उनके घर में सभी परेशानी के आलम में जाग रहे थे। पुलिस को शबाना और आमिर के गुम होने की इतला कर दी गई थी। पुलिस अपने तौर पर तफ्तीश कर रही थी। शबाना की अम्मी और डैडी परेशान थे। टेलीफोन की घंटी बजी तो शबाना के डैडी ने रिसीवर उठाकर घबराई हुई आवाज में हेलो कहा।
राजू डाकू की आवाज आई। तुम्हारी बेटी और बेटा हमारे पास हैं। हाँ हाँ, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे बच्चे अभी तक जिंदा हैं। मैं 1 घंटे बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा। इतनी देर में तुम 4 लाख रुपए का बंदोबस्त करके रखो, क्योंकि 4 लाख रुपए अदा किए बगैर तुम्हारे दोनों बच्चे जिंदा हालत में तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकेंगे। खबरदार, पुलिस को इतला की तो दोनों बच्चों की लाशें तुम्हारी कोठी के आगे सड़क पर पड़ी मिल जाएंगी। अपनी तसल्ली के लिए अपनी बेटी से बात कर लो। तुम्हारा बेटा अभी होश में नहीं आया, उस पर क्लोरोफॉर्म का असर है। राजू डाकू ने टेलीफोन शबाना के सामने कर दिया। शबाना बेख्तियार रोते हुए डैडी जान को पुकारने लगी। राजू डाकू ने फौरन टेलीफोन खींच लिया और उसे बंद कर दिया। अपने साथी डाकू से कहा, इस लड़की की रस्सियां खोल दो, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये उस पुराने खंडरनुमा मकान का तय खाना था। राजू डाकू ऊपर वाले कमरे में आ गया। वहां वो दोनों डाकू मौजूद थे जिन्होंने शबाना और आमिर को मॉडल टाउन की सड़क पर से अगवा किया था। राजू मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया, तुम लोग हराम की कमाई खा रहे हो। तुमसे एक 10वीं जमात का लड़का भी ना संभाला गया। डाकू कहने लगा, सरदार, हमारे 2 आदमी उसकी तलाश में निकले हुए हैं। वो बचकर नहीं जा सकता, जरूर पकड़ा जाएगा। राजू बोला, कमीनों, उसने तुम लोगों की शक्ल देख ली है। वो तुम सबको शनाख्त करके साथ मुझे भी फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकता है। दूसरे डाकू ने कहा, सरदार, अगर वो हमारे काबू में ना आया तो हम उसे उसकी कोठी में जाकर कत्ल कराएंगे। वो अब हमसे नहीं बच सकेगा। हाँ, उसका जिंदा रहना हमारी मौत का सबब बन जाएगा। सरदार ने कहा, उसको कत्ल करना अब जरूरी हो गया है। सरदार राजू और उसके दोनों डाकू साथी आपस में यह सलाह मशवरा करने लगे कि शबाना के बाप से 4 लाख रुपए की रकम कहां और किस जगह पर वसूल की जाए। वो बातें कर रहे थे कि उन्हें खटका सुनाई दिया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। ये कैसी आवाज थी? सरदार ने पूछा। शायद लड़की फरार की कोशिश कर रही है। उसकी रस्सियां नहीं खोलनी चाहिए थी। मैं देखता हूं। वो यहां से निकल ही नहीं सकती। एक डाकू उस कोठरी की तरफ बढ़ा जिसके अंदर शबाना कैद करके रखी गई थी। दूसरा डाकू सरदार राजू से 4 लाख रुपए वसूल करने की जगह के बारे में बातें करने लगा। सरदार, मेरे ख्याल में लड़की के बाप को नहर वाली कच्ची कोठी पर बुलाते हैं, वही जगह ठीक रहेगी। अचानक कोठरी में से डाकू की चीख की आवाज आई। दोनों डाकू भागकर कोठरी में आ गए। बल्ब की रोशनी में उन्होंने देखा कि शबाना सहमी हुई दीवार के साथ लगकर खड़ी है और उनका साथी डाकू फर्श पर गिरा हुआ है। उसकी गर्दन गायब है। गर्दन की जगह सिर्फ एक खोपड़ी पड़ी है। राजू, सरदार और उसके साथी डाकू दहशत ज़दा होकर जल्दी से पीछे हट गए। लाश का सरकटा जिस्म भी फूलता जा रहा था। सरदार ने शबाना की तरफ देखकर गरज कर पूछा, ये कैसे हो गया? यहाँ कौन आया था? बोलती क्यों नहीं? सरदार ने पिस्तौल निकाल लिया। शबाना पर भी खौफ तारी था। उसने लरजती हुई आवाज में कहा, सांप उधर गया है। सांप का नाम सुनते ही दोनों डाकू उछलकर एक तरफ हो गए। कहाँ है सांप? मगर गर्दन कहाँ चली गई? ये खोपड़ी किसकी है? बताओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। शबाना रोने लगी। सांप आया था। इसके आगे शबाना कुछ न कह सकी। दहशत के मारे उसकी जुबान से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। इसे दूसरी कोठरी में ले जाओ, जल्दी करो, सांप यहीं कहीं होगा। मगर गर्दन कहाँ चली गई इसकी? शबाना को उसी वक्त दूसरी कोठरी में पहुंचा दिया गया। सरदार और दोनों डाकू बिजली की रोशनी में पिस्तौलें हाथों में लिए सांप को तलाश करने लगे। राजू कहने लगा, मगर सांप गर्दन तो नहीं काट सकता। उसकी गर्दन कटकर कहाँ चली गई? खोपड़ी की खाल किसने खींच ली? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, दूसरे कमरे में देखो, सांप वहां न छुपा हुआ हो। डाकू इधर उधर कमरों में सांप को तलाश करने लगे। सरदार अपने मुर्दा साथी की कटी हुई लाश के पास बैठ गया। लाश आहिस्ता आहिस्ता फूलकर बड़ी होती जा रही थी। डाकू राजू ने गर्दन को गौर से देखा। ऐसे लगता था कि किसी ने गर्म चीज से गर्दन काटी है, क्योंकि गर्दन के पास गोश्त जला हुआ था। खोपड़ी पर भी कालक लगी हुई थी। इतने में अलग अलग कमरों से दोनों डाकुओं की बारी बारी चीख की आवाज आई। सरदार राजू दौड़कर एक कमरे में गया। वहां फर्श पर दूसरे डाकू की लाश भी इस हालत में पड़ी थी कि उसकी गर्दन कटी हुई थी और सर की जगह गर्दन के पास खोपड़ी पड़ी थी। राजू दौड़कर दूसरे कमरे में गया। वहां भी एक डाकू की लाश वैसी ही हालत में पड़ी थी। राजू घबराकर उस कोठरी की तरफ भागा जिसमें शबाना कैद थी। राजू ने अंदर जाते ही शबाना को दबोच लिया, उसके मुंह पर कपड़ा बांधा, उसे उठाया और दूसरे दरवाजे से निकल गया। उस तरफ एक बंद जीप खड़ी थी। राजू डाकू ने शबाना को गाड़ी में डाला और स्टार्ट करके वहां से तेजी के साथ दरिया की तरफ जाने वाली सड़क पर ले गया। शबाना को भला कैसे छोड़ सकता था? ये लड़की तो 4 लाख रुपए का चेक था। कच्ची सड़क पर अंधेरा था। जीप की बत्तियां रोशन थीं। उसकी रोशनी में डाकू राजू जीप को तेजी से लिए जा रहा था। आगे दरिया का पुल आ गया। जो ही गाड़ी पुल पर पहुंची उसका इंजन अपने आप बंद हो गया।
राजू ने बार बार इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। वो तेजी से उतरा और इंजन का बोनट उठाया ही था कि दहशत खाकर पीछे हट गया। बोनट के अंदर से एक सांप फुंकारता हुआ उछलकर बाहर आ गया। शबाना सीट के साथ बंदी खौफजदा आंखों से तारों की रोशनी में सांप को देख रही थी। ये वही सांप था जिसको उसने कोठरी में डाकू पर हमला करते देखा था। राजू ने जीप से पिस्तौल निकालकर सांप पर ऊपर तले 2-3 गोलियां चला दी। सांप को एक भी गोली ना लगी। वो फन उठाए आहिस्ता आहिस्ता डाकू की तरफ बढ़ता गया। डाकू राजू ने चौथा फायर किया तो सांप अपनी जगह से उछला और डाकू की गर्दन से लिपट गया। डाकू की चीख निकल गई। वह सांप को गले से उतारने की नाकाम कोशिश कर रहा था और सांप ने एक झटका दिया और डाकू राजू की गर्दन लटक गई। वो पुल पर गिर पड़ा। सांप गर्दन से अलग हो गया। फिर सांप ने अपना मुंह डाकू की गर्दन से थोड़ी दूर करके जोर से फुंकार मारी। उसके मुंह से नीले रंग का तेज शोला निकला। डाकू की गर्दन 1 सेकंड में जिस्म से अलग हो गई। चेहरे की खाल उड़ गई और खोपड़ी बाकी रह गई जो डाकू की गर्दन के पास ही पड़ी थी। इसके साथ ही डाकू राजू की लाश फूलने लगी। शबाना फटी फटी खौफजदा आंखों से ये मंजर देख रही थी। ये मंजर वो पहले भी देख चुकी थी। उसको यकीन था कि सांप उसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि पहले भी सांप ने उसे कुछ नहीं कहा था। सांप रेंगता हुआ जीप के पास आया। अपना फन उठाकर शबाना पर एक निगाह डाली। शबाना थर थर कांप रही थी। सांप के मुंह से सीटी की धीमी सी आवाज निकली जैसे सांप ने शबाना को कुछ कहा हो। फिर सांप पुल पर पीछे की तरफ रेंगता हुआ रात के अंधेरे में नजरों से ओझल हो गया। शबाना सीट के साथ बंधे हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अचानक उसे अपने भाई आमिर की आवाज सुनाई दी। शबाना, शबाना तुम ठीक हो? शबाना ने खुश होकर बुलंद आवाज में कहा, मुझे यहाँ से निकालो भाई। आमिर पीछे से दौड़ कर आया और शबाना की रस्सियां खोलने लगा। तुम कहाँ चले गए थे भैया? शबाना ने रोते हुए कहा। हौसला रखो शबाना, सब ठीक हो गया है। आमिर ने बहन को तसल्ली दी। शबाना ने लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये डाकू की लाश है। उन्होंने डैडी को फोन करके उनसे 4 लाख रुपए तलब किए थे। आमिर ने डाकू की लाश को झुक कर देखा और बोला, इसकी गर्दन किसने उड़ा दी? शबाना ने सांप वाला सारा वाकया बयान कर दिया। आमिर बड़ी हैरानी से सुनता रहा। फिर उसने डाकू की सरकटी लाश और खोपड़ी को दरिया में फेंक दिया। जीप में शबाना की साथ वाली सीट पर बैठकर इंजन को स्टार्ट किया और मॉडल टाउन की तरफ रवाना हो गया। ये सांप कहाँ से आ गया था आमिर भाई? अगर सांप ना आता तो मेरी जान नहीं बच सकती थी। आमिर ने कहा, बस खुदा ने हमारी मदद की है। मैं भी बड़ी मुश्किल से डाकुओं के पंजे से निकल कर भागा हूँ। खुदा का शुक्र है कि हम डाकुओं के चुंगल से निकल आए हैं। आमिर ने अपनी बहन को बिल्कुल न बताया कि किस तरह वो एक अंधे कुएं में गिर पड़ा और फिर कैसे उसकी मुलाकात एक नीली लड़की से हुई जो खलाई मखलूक है। उसने बहन को यह भी न बताया कि ये सांप कौन था। जिस वक्त दोनों बहन भाई अपनी मॉडल टाउन वाली कोठी में पहुंचे तो रात का पिछला पहर हो चुका था और वहां पुलिस आई हुई थी। उनके डैडी और अम्मी ने दोनों बच्चों को देखा तो उन्हें गले लगा लिया। उनकी जान में जान आ गई थी। आमिर ने पुलिस इंस्पेक्टर को सारे वाकयात लिखवाए और ये बिल्कुल ना बताया कि एक खलाई लड़की ने किस तरह उसकी मदद की थी। डाकुओं की जगह उसने बता दी और ये भी बता दिया कि वो मौका पाकर उनकी जीप लेकर बहन के साथ यहाँ तक पहुंचा है। पुलिस ने जीप पर कब्जा कर लिया और डाकुओं के ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। आमिर के डैडी ने आमिर को डांट कर कहा, खबरदार आइंदा कभी इतनी रात गए अकेले बाहर मत निकलना। दूसरे रोज स्कूल से वापस आकर आमिर चुपके से अंधे कुएं की तरफ चल दिया जिसके घर में उसकी मुलाकात नीली लड़की से हुई थी। वो उस लड़की का राज मालूम करना चाहता था कि ये असल में कौन है। क्या वाकई वो खलाई लड़की है या कोई जादूगरनी है? अंधा कुआं वहां से काफी दूर था। अगरचे वो रात के अंधेरे में वहां आया था मगर दिन की रोशनी में। आमिर ने रास्ता पहचान लिया और दरिया किनारे टीले के पास ओमनी बस से उतर पड़ा। उसे अंधा कुआं मिल गया। उस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। धूप बड़ी खुशगवार थी। उसने कुएं में झांक कर देखा। कुएं में उतरने का कोई रास्ता नहीं था। वहां कोई रस्सी भी नहीं लटक रही थी। वो अभी नीचे उतरने की तरकीब सोच ही रहा था कि किसी ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। आमिर की डरकर चीख निकल गई। एकदम से नीली लड़की जो पहले गायब थी जाहिर हो गई। उसने कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। तुम ये मालूम करना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? आमिर को नीली लड़की के हाथ की ठंडक महसूस हो रही थी। उसने कहा, स्काला मुझे बताओ वो सांप कौन था जिसने ऐन वक्त पर मेरी बहन की मदद की? खलाई लड़की ने कहा, अगर तुम वादा करो कि जो राज मैं तुम पर जाहिर करूंगी वो तुम किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी ताकत दे दूंगी कि जिसकी मदद से तुम अपने मुल्क में गुंडों, बदमाश लोगों और अगवा करने वालों को खत्म कर सकोगे। आमिर बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा। तुम मुझे वो ताकत दे दो। मैं चाहता हूं कि अपने प्यारे वतन से जुर्म करने वालों का खात्मा कर दूं ताकि लोग अमन और सुकून से जिंदगी बसर कर सकें। मैं कानून का हाथ बटाना चाहता हूं। खलाई लड़की ने कहा, तो मेरे साथ आओ, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये कि तुमको जहां भी लेकर जाऊं तुम मुझसे कोई सवाल मत करना।
आमिर ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई सवाल नहीं करूँगा। आमिर ने इतना ही कहा था कि उसे एक झटका लगा और उसकी आंखें अपने आप हवा के जबरदस्त थपेड़ों से बंद हो गईं। फिर उसे कुछ होश न रहा। जब उसे होश आया तो क्या देखता है कि वो एक दरिया के किनारे मौजूद है। खलाई लड़की स्काला उसके साथ है। उसके सामने एक बहुत बड़ा एहराम में मिस्र का टीला है जिसके करीब से एक शाही जुलूस गुजर रहा है। लोगों ने कदीम जमाने के लिबास पहन रखे हैं। एक शख्स जरक बरक लिबास पहने घोड़े पर सवार है जिसके आगे पीछे नेज़े लिए घुड़सवार चल रहे हैं। आमिर पूछना चाहता था कि हम कहाँ आ गए हैं, मगर उसे स्काला की शर्त याद आ गई कि वो कोई सवाल नहीं करेगा। वो चुप रहा। स्काला खुद ही बोली, आमिर तुम इस वक्त अपने 1992 ईस्वी के ज़माने से निकलकर 5000 साल पुराने फिरौनों के मिस्र के ज़माने में आ गए हो। ये फिरौन की फौज का एक सरदार है जो शाही जुलूस में एहराम की देखभाल करने के बाद वापस महल में जा रहा है। आमिर ने कहा, क्या मैं कुछ और पूछ सकता हूँ? खलाई लड़की स्काला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम मुझसे सवाल कर सकते हो। जिसका जवाब मैं ना दूँ उसके लिए इसरार न करना। बिल्कुल इसरार नहीं करूँगा, शुक्रिया, आमिर ने खुश होकर कहा। अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आमिर ने पूछा, ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान अपने ज़माने से निकलकर 5000 साल पुराने ज़माने में आ जाए? खलाई लड़की ने कहा, इस कायनात में जो वक्त गुजर जाता है, जो वाक़यात गुजर जाते हैं, उनका अक्स मौजूद रहता है और रोशनी के ज़र्रों के साथ रोशनी की रफ्तार से खला में सफ़र करता रहता है। रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड होती है। ये इतनी ज़बरदस्त रफ्तार है कि तुम ज़मीन पर रहने वाले इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम में से कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से सफ़र करता हुआ खला में पहुंच सके तो तारीख के गुजरे हुए वाक़यात के दरमियान पहुंच सकता है। वो एक बार फिर गुजरे हुए वाक़यात को गुजरता देख सकेगा, बल्कि उसका एक हिस्सा बन जाएगा। बस मैं तुम्हें रोशनी की रफ्तार से खला में इस मुकाम पर ले आई हूँ, और जहाँ पर 5000 साल पुराने मिस्र के ज़माने के वाक़यात का अक्स गुजर रहा है। ये जो वाक़यात तुम देखोगे और देख रहे हो, ये तुम्हारी दुनिया पर गुजर चुके हैं, लेकिन अपने अक्स की शक्ल में हूबहू वैसे के वैसे खला में से गुजर रहे हैं। क्या तुम समझ गए हो या नहीं? आमिर इस बात को पूरी तरह नहीं समझ सका था, मगर कुछ कुछ समझ भी गया था। कहने लगा, हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। स्काला कहने लगी, समझने की कोशिश ना करो, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगी जहां से तुम्हें एक ज़बरदस्त ताकत अता की जाएगी। चलो। और वो आमिर को लेकर एहराम के पीछे की तरफ आ गई, जहां एहराम के अंदर जाने के लिए छोटा सा गार था, मगर गार का मुंह पत्थरों और सीमेंट से बंद कर दिया गया था। दरवाजे के ऊपर एक सांप का बुत लगा हुआ था। खलाई लड़की स्काला ने सांप के बुत की तरफ मुंह उठाकर देखा। स्काला की आंखों से नीली रोशनी की किरण निकलकर सांप के माथे पर पड़ी। सांप का बुत रोशन हो गया, उसके मुंह से फुंकार निकली और इसके साथ ही गार का पत्थरों का दरवाजा खुल गया। स्काला ने आमिर को खींचते हुए कहा, अब जब तक मैं ना कहूं कोई बात ना करना। तुम दुनिया के सबसे खौफनाक तिलिस्म कदे में दाखिल हो रहे हो, जहां तुम्हारी दुनिया का कोई इंसान आज तक नहीं जा सका। आमिर डरता डरता स्काला के साथ गार में दाखिल हो गया। गार में अंधेरा था। आमिर को अपने दाएं बाएं अंधेरे में सांपों की फुंकारों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, मगर उसे तारीकी की वजह से कोई सांप दिखाई नहीं दे रहा था। वो डरता हुआ स्काला के साथ लगा चल रहा था। गार एक तरफ को घूमी तो सामने एक बड़ा दालान आ गया, जहां छत से किसी शय की तेज रोशनी नीचे पड़ रही थी। स्काला ने आमिर को वहीं रोक लिया। दालान के दरमियान में संगमरमर के चबूतरे के ऊपर पत्थर के 12 फनदार सांपों ने साया कर रखा था। चबूतरे के आगे छोटा सा गोल तालाब था जिसके नीले पानी में से भाप उठ रही थी। दीवारों पर भी पत्थर के बड़े बड़े सांपों के बुत बने हुए थे। आमिर सहमी हुई आंखों से यह सारा मंजर देख रहा था। इतने में तख्त के पीछे की दीवार शक हुई और उसमें से नीली रोशनी का गुबार बाहर निकला। फिर उस रोशनी में से एक औरत बाहर आई, जिसको देखते ही आमिर के जिस्म में दहशत की ठंडी लहर दौड़ गई। उस औरत का सारा जिस्म नीले रंग का था। लंबे स्याह बाल खुले थे, जिस्म पर सांप की खाल जैसा लिबास था। आंखों में बड़ी जबरदस्त सुर्ख रंग की चमक थी, जैसे सुर्ख लाल चमक रहे हों। गर्दन में 6-7 नीले रंग के सांप लटक रहे थे। ये सांप मुंह उठा उठाकर हल्की हल्की फुंकारें मारते इधर उधर देख रहे थे। उस दहशतनाक औरत के सर पर एक नीला सांप कुंडली मारे बैठा था। सांप के सर पर छोटा सा सफेद ताज था। उसको देखते ही खलाई लड़की स्काला ने झुककर ताजीम की। आमिर ने भी ऐसा ही किया। सांपों वाली खौफनाक औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती तख्त पर आकर बैठ गई। अब आमिर ने गौर से देखा कि उस औरत के एक हाथ में इंसानी खोपड़ी थी, दूसरे हाथ में इंसानी बाजू की हड्डी थी। खलाई लड़की स्काला ने अदब से कहा, ए अजीम नागिन देवी, ए जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर रहने वाले सारे सांपों की देवी, ए दुनिया के सारे दरिंदों और सांपों पर हुक्म चलाने वाली देवी, ये लड़का एक ऐसी दुनिया से आया है जहां तकरीबकारों और जुराइम पेशा लोगों ने शरीफ लोगों का जीना हराम कर रखा है। पुलिस उन्हें पकड़ दी भी है, मगर तकरीबकार और पेशावर गुंडे बाहर आकर तकरीबकारी कर रहे हैं।
मैं इसे इसी वास्ते तुम्हारी खिदमत में लाई हूं कि इसे अपनी थोड़ी सी तिलिस्मी ताकत अता कर कि जिसकी मदद से ये अपने मुल्क के तखरीबकारों और गुंडों का मुकाबला कर सके, ताकि लोग अमन चैन से जिंदा रह सकें और इसका मुल्क तरक्की करे। नागिन देवी ने अपनी सुरख चमकीली आंखों से आमिर को घूर कर देखा। आमिर को नागिन देवी की नजरें अपने जिस्म में उतरती महसूस हुई। नागिन देवी के हलक से एक पुकार की आवाज निकली। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें तिलिस्मी ताकत जरूर दे दूंगी, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, मुझसे एक अहद करना होगा, और वो ये कि तुम उस तिलिस्मी ताकत को हमेशा बुराई को, जुराइम को, तकरीबकारों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करोगे। क्या तुम वादा करते हो? आमिर ने कहा, हाँ नागिन देवी, मैं वादा करता हूँ कि उस तिलिस्मी ताकत को मैं गरीबों की मदद और बुराई के खात्मे के वास्ते ही इस्तेमाल करूंगा। नागिन देवी बोली, दूसरा वादा ये करना होगा कि तुम हमारे राज को किसी पर जाहिर नहीं करोगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? आमिर बोला, हाँ नागिन देवी, मैं तुम्हारे राज को अपने सीने में बंद रखूंगा, तुम्हारा राज किसी पर जाहिर नहीं करूंगा। नागिन देवी ने कहा, मेरे पास आओ। खलाई लड़की स्काला ने कोहनी से आमिर को आगे बढ़ने का इशारा किया। आमिर डरते डरते चलकर नागिन देवी के तख्त के पास आकर रुक गया। नागिन देवी की गर्दन में लटके हुए सांप आमिर को देखकर फुंकारने लगे। नागिन देवी ने कहा, फिक्र न करो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नागिन देवी तख्त पर से उठी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई इंसानी खोपड़ी आहिस्ता से आमिर के सर पर रख दी और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई इंसानी बाजू की हड्डी को 7 बार खोपड़ी के साथ लगाया। साथ साथ नागिन देवी मुंह में कोई तिलिस्मी मंत्र भी पढ़ती रही। जब मंत्र खत्म हुआ तो नागिन देवी ने खोपड़ी आमिर के सर के ऊपर से उठाई, उसे उल्टा किया। खोपड़ी के अंदर से एक सब्ज रंग का मनका उसके हाथ में निकल आया। नागिन देवी ने वो मनका आमिर की तरफ बढ़ाया और कहा, इस तिलिस्मी मनके को हमेशा अपने पास रखना, इसी मनके में तुम्हारी तिलिस्मी ताकत बंद है। जब तुम्हें जुल्म का मुकाबला करने के लिए ताकत की जरूरत पड़े, इस मनके को निकालकर अपने मुंह में एक तरफ डालकर रख लेना। इसके साथ ही तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ जाएगी कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकोगे। मनका मुंह में डालते ही सबसे पहले ये होगा कि तुम लोगों की नजरों से गायब हो जाओगे। तुम सबको देखोगे मगर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। उसके बाद तुम सांप का ख्याल दिमाग में लाओगे तो सांप बन जाओगे, शेर का ख्याल लाओगे तो शेर बन जाओगे। तुम हवा में उड़ सकोगे। तुम पर तीर, तलवार, गोली, बंदूक, बम का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर यह मनका तुमने गुम कर दिया या मुंह से गिरा दिया तो फिर तुम्हारी सारी तिलिस्मी ताकत वहीं खत्म हो जाएगी और तुम एक आम लड़के की शक्ल में वापस आ जाओगे। क्या तुम मेरी बातों को अच्छी तरह समझ रहे हो? आमिर ने कहा, जी हाँ नागिन देवी, मैं हर बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ। नागिन देवी ने खोपड़ी का सब्ज मनका आमिर के हवाले कर दिया और खलाई लड़की के पास वापस आने का इशारा किया। आमिर ने मनका मजबूती से मुट्ठी में पकड़ा और स्काला के पास आकर अदब से खड़ा हो गया। स्काला ने नागिन देवी का शुक्रिया अदा किया और कहा, ए अजीम नागिन देवी, मुझे अपने सैयारे से अपनी दुनिया से अलग हुए 7000 साल गुजर गए हैं। मुझे अभी तक खला में अपना सैयारा नहीं मिल सका। मैं कब तक खलाई दुनिया से जिला वतन रहूंगी? नागिन देवी ने स्काला को अपनी सुरख आंखों से घूरा और कहा, स्काला, तुम्हें कुछ वक्त और इंतजार करना होगा, फिर तुम्हारी दुनिया का सैयारा इस निज़ाम शमसी के बड़े करीब से गुजरेगा और तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकोगी। अब तुम लोग जा सकते हो। आमिर और कलाई लड़की स्काला ने नागिन देवी का शुक्रिया अदा किया और वहीं ताजीम के तौर पर खड़े रहे। नागिन देवी तख्त पर से उठी और दीवार के शगाफ में दाखिल हो गई। उसके दाखिल होते ही नीली रोशनी गायब हो गई और दीवार का शगाफ भी अपने आप बंद हो गया। फिजा में कुछ डरावनी चीखें सुनाई दी। स्काला ने आमिर का हाथ पकड़कर कहा, जल्दी से बाहर निकल चलें। शैतानी ताकतों को पता चल गया है कि तुम्हें बुराई के खिलाफ जंग करने की जबरदस्त तिलिस्मी ताकत मिल गई है, मगर फिक्र न करो, जब तक ये तिलिस्मी मनका तुम्हारे पास है शैतानी ताकतें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आमिर को साथ लेकर स्काला जल्दी जल्दी गार से बाहर आ गई। बाहर आते ही ये आवाजें खत्म हो गईं। स्काला ने आमिर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोली, आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें कदीम जमाने से वापस तुम्हारे जमाने और तुम्हारी दुनिया में लिए जा रही हूँ। आमिर ने आंखें बंद कर ली और उसे पहले की तरह एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और फिर उसे कोई होश न रहा। जब होश आया तो स्काला कह रही थी, आमिर आंखें खोल लो। आमिर ने आंखें खोली तो वो मॉडल टाउन में एक पार्क के करीब दरख्त के नीचे खड़ा था। स्काला ने कहा, अब मैं तुमसे जुदा हो रही हूँ। आमिर ने पूछा, स्काला बहन, फिर कब मुलाकात होगी? खलाई लड़की ने कहा, मैं अपने स्यारे की तलाश में एक बार फिर खलाओं में जा रही हूँ। कोई पता नहीं कब वापस आऊं, लेकिन जब भी आई सबसे पहले तुमसे मिलने आऊंगी। नागिन देवी की बातों को याद रखना, तुम्हें बहुत बड़ी तिलिस्मी ताकत मिल गई है। इस ताकत को मजलूमों की हमायत और अपने वतन से बुराइयों के खिलाफ जंग करने के लिए ही इस्तेमाल में लाना। तिलिस्मी मनके की हिफाजत करना। अगर ये गुम हो गया तो तुम्हारी सारी तिलिस्मी ताकत जाती रहेगी। जब तक ये तिलिस्मी मनका तुम्हारे पास है शैतानी ताकतें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। लेकिन अगर यह मनका तुम कहीं गुम कर बैठे तो वो ताकतें दुश्मनी में आकर तुमसे बदला लेंगी और तुम पर हमला कर देंगी। ये एक तरह से तुम्हारा इम्तिहान और आजमाइश भी है। आमिर ने कहा,
फिक्र न करो स्काला बहन, मैं इंशाल्लाह इस इम्तिहान में तुम्हें पास होकर दिखाऊंगा। शाबाश। स्काला ने आमिर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। जाओ अपने वतन के दुश्मनों के खिलाफ जंग करो, तखरीबकारों का मुकाबला करो, जुराइम पेशा गुंडों को कानून के हवाले करो, ताकि तुम्हारा प्यारा वतन पाकिस्तान तरक्की करे और लोग अमन चैन की जिंदगी बसर करें। खुदा हाफिज। और ये कहकर खलाई लड़की स्काला गायब हो गई। खलाई लड़की के गायब हो जाने के बाद आमिर ने देखा कि वो मॉडल टाउन में अपने सी ब्लॉक में ही है। उसने मुट्ठी खोलकर तिलिस्मी मनके को गौर से देखा। मनके का रंग गहरा सब्ज था और उसमें से बहुत हल्की हल्की रोशनी सी निकल रही थी। आमिर ने मनका जेब में संभाल कर रख लिया और अपनी कोठी की तरफ चला। कोठी दूसरी सड़क पर ही थी। स्काला उसे कोठी के करीब ही छोड़ गई थी। आमिर ने दूर से देखा कि शबाना कोठी के लॉन में फूल तोड़कर गुलदस्ता बना रही थी। वो भी स्कूल से वापस आ गई थी। नौकर बरामदे के फर्श पर गीला कपड़ा मारकर उसे चमका रहा था। आमिर ने सोचा कि तिलिस्मी मनके को क्यों ना आजमाया जाए। अभी तक उसे शबाना और नौकर ने नहीं देखा था। आमिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाह का नाम लेकर कहा, या अल्लाह तू जानता है कि मैं जादू तिलिस्म को नहीं मानता। कायनातों का मालिक तू ही है, सारी ताकतें तेरी गुलाम हैं। इस मनके को भी तूने ही ताकत अता करनी है, क्योंकि मैं इस ताकत को बुराई खत्म करने के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। मैं तेरा नाम लेकर और तुझसे पनाह मांगते हुए और तुझसे नेकी की ताकत मांगते हुए इस मनके को आजमा रहा हूं, तू मेरी मदद फरमा। आमिर ने मनका मुंह में डालकर उसे दाएं गाल की तरफ ले जाकर रख दिया। सबसे पहले उसे अपने अंदर यह तब्दीली महसूस हुई कि उसके दिल से सिवाय खुदा के हर किस्म का खौफ दूर हो गया। उसे महसूस होने लगा कि अगर ये इतना बड़ा दरख्त भी अगर उसके ऊपर गिर जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो अपने अंदर इतनी ताकत महसूस करने लगा कि अगर वो चाहे तो इस दरख्त को जड़ से उखाड़कर दूर फेंक सकता है। अचानक आमिर ने देखा कि उसे अपना जिस्म दिखाई नहीं दे रहा है। उसने घबराकर अपने हाथ और बाजू और टांग को छुआ। उसका जिस्म अपनी जगह पर ही था। उसके बाजू और टांगे, गर्दन और सर भी उसी तरह था, मगर फर्क सिर्फ ये पड़ा था कि वो अपनी और दूसरों की नजरों से गायब हो गया था। उसे याद आ गया, नागिन देवी ने कहा था कि तिलिस्मी मनका मुंह में डालते ही सबसे पहले ये होगा कि तुम लोगों की नजरों से गायब हो जाओगे। तुम सबको देखोगे मगर तुम्हें कोई ना देख सकेगा। और ऐसा हो गया था। आमिर गायब हो गया था। वो बड़े इत्मीनान से अपनी कोठी के गेट में दाखिल हुआ और छोटी बहन शबाना के पास आकर खड़ा हो गया। शबाना ने शीशे का गुलदान जमीन पर रखा हुआ था और कैंची से गुलाब की टहनियां काट काट कर उन्हें गुलदान में लगा रही थी। गुलाब के फूलों वाली 4 टहनियां उसने गुलदान में लगा रखी थीं। आमिर को यह मालूम नहीं था कि अगर वो किसी चीज को अपने हाथ में लेगा तो वो दूसरों को दिखाई देती रहेगी या वो भी गायब हो जाएगी। उसने आजमाने के लिए गुलदान में रखी हुई 4 टहनियां उठा ली। गुलाब के फूलों वाली टहनियां उसके हाथ में आते ही गायब हो गईं। वो आमिर को भी नजर नहीं आ रही थीं। उसने दूसरा हाथ आगे करके फेरा तो टहनियों को छूने लगा। गुलाब की टहनियां आमिर के हाथ में ही थीं, मगर नजरों से ओझल हो गई थीं। शबाना अपने ध्यान में गुलाब के पौधे पर झुकी गुलाब की टहनियां काट रही थी। उसने एक टहनी काटकर गुलदान की तरफ देखा तो बड़ी हैरान हुई कि अभी अभी उसने गुलदान में जो फूल लगाए थे वो कहाँ चले गए। वो इधर उधर तकने लगी। उसने बरामदे में फर्श साफ करते नौकर को आवाज देकर पूछा, नियामत, गुलदान में से फूल तुमने निकाले हैं? नौकर ने कहा, नहीं बीबी जी, मैं तो आपके सामने फर्श साफ कर रहा हूँ। आमिर करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था। शबाना हैरान परेशान होकर कभी गुलदान को देखती, कभी परे हटकर जमीन पर उगी हुई घास को देखती। गुलाब की टहनियां कहाँ गायब हो गईं। उसे पूरा यकीन था कि उसने अपने हाथों से टहनियां काटकर गुलदान में लगाई थीं। उसका जरा ध्यान दूसरी तरफ हुआ तो आमिर ने जल्दी से गुलाब की टहनियां वापस गुलदान में रख दी। अब जो शबाना की नजर गुलदान में पड़ी तो वहां गुलाब की 4 टहनियां मौजूद थीं। शबाना को चक्कर सा आ गया। पहले तो खौफजदा हुई कि ये क्या तिलिस्म हुआ है, फिर माथे पर हाथ फेरकर दिल में सोचा कि ये मेरा वहम था। गुलाब के फूल पहले ही गुलदान में मौजूद थे। वो जरा सा मुस्कुराई और कैंची से टहनियां काटने लगी। आमिर खामोशी से बरामदे में से गुजरकर कोठी के डाइनिंग रूम में आ गया। उसके डैडी दफ्तर गए हुए थे। उसकी अम्मी किचन में खाना तैयार कर रही थीं। आमिर ने अपनी अम्मी को परेशान करना मुनासिब ख्याल न किया। वो ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसे कोठी की पिछली तरफ से जो गली थी वहां से सपेरे के बीन बजाने की आवाज सुनाई दी। आमिर मुस्कुराया। सोचा चलो तिलिस्मी मनके की दूसरी ताकत को भी आजमा लिया जाए। वो कोठी के पिछवाड़े के बागीचे वाले छोटे दरवाजे में से गुजरकर गली में आ गया। क्या देखता है कि एक सपेरा सांप का तमाशा दिखा रहा है। कुछ बच्चे जमा हैं। सपेरा बीन बजा रहा है। एक सांप फान उठाए झूम रहा है। आमिर को नागिन देवी ने कहा था, तुम जिस जानवर जिस दरिंदे का ख्याल जहन में लाकर उसकी शक्ल में आने की ख्वाहिश करोगे तो उसी की शक्ल में जाहिर हो जाओगे। आमिर ने आंखें बंद करके सांप का तस्वुर किया। उसे एक हल्की सी फुंकार की आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे वो सुनहरी रंग के 2 फुट लंबे कलगी वाले इंतहाई जहरीले सांप की शक्ल में जाहिर हो गया।
वो अपने आप को खुद भी देख सकता था और दूसरे भी उसे देख सकते थे। जब वो सांप बना तो वो कोठी की पिछली दीवार की झाड़ियों के पीछे था। सुपेरा बड़े मजे से झूम झूम कर बीन बजा रहा था। एक काला सांप फन उठाए बीन के आगे झूम रहा था। सबसे पहले काले सांप ने बार बार जुबान निकालकर फिजा में नागिन देवी के खास सुनहरी सांप की बू सूंघी और जल्दी से फन सुकेड़कर कुंडली मारकर बैठ गया और उधर को गर्दन घुमाकर देखने लगा जिधर से उसे सुनहरे सांप की बू आ रही थी। सुपेरा बड़ा हैरान हुआ कि काले सांप को क्या हो गया है कि उसने यकदम फन समेट लिया है और कुंडली मार ली है। वो बीन को बजाते हुए बार बार काले सांप को हिलाता जाता, बीन उसके मुंह के पास लाता, मगर सांप पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक बार तो काले सांप ने गुस्से में इतनी जोर से सुपेरे को फुंकार मारी कि सुपेरे ने बीन बजानी बंद कर दी। वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है, जरूर कोई अजीब सी बात हुई है जिसका सांप पर असर पड़ा है। इतनी देर में आमिर सुनहरी सांप की शक्ल में फन उठाए बड़ी शान से रेंगता सामने आ गया। सांप ने जो ही नागिन देवी के मुकद्दस सुनहरी सांप को देखा उसने फौरन अपना सर ताजीम के साथ झुका दिया। सुपेरे ने सुनहरी सांप को देखा तो उसे देखता ही रह गया। उसने अपने बुजुर्ग सुपेरों और उस्तादों से सुन रखा था कि एक सुनहरी सांप भी होता है जो नागिन देवी का खास मुकद्दस सांप है, और यह सुनहरी मुकद्दस सांप जिस सुपेरे के पास आ जाए वो जमीन के नीचे दफन शुदा सारे खजानों का मालिक बन जाता है, क्योंकि सुनहरी सांप जमीन में सारे खजानों को देख सकता है और जहां जमीन के नीचे खजाना दफन हो वहां पहुंचने पर सुनहरी सांप की कलगी का रंग सफेद पड़ जाता है, जो इस बात की निशानी होती है कि यहां जमीन के अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना दफन है। सुपेरे को तो यूं लगा जैसे सारी दुनिया की दौलत खुद चलकर उसके पास आ गई है। उसने फौरन बीन बजानी शुरू कर दी ताकि सुनहरी मुकद्दस सांप को पकड़ा जा सके। उसका ख्याल था, बल्कि उसे यकीन था कि जब वो बीन बजाएगा तो सांप बीन की आवाज पर झूमने लगेगा। वो बीन बजाता जाएगा, जब मुकद्दस सांप जरा करीब आएगा तो वो उसे झपटा मारकर गर्दन से पकड़ लेगा और फिर उसकी किस्मत खुल जाएगी। अजीब बात है कि आमिर को सांप की शक्ल में सुपेरे के जहन का सारा हाल मालूम हो रहा था। सुपेरा दिल में जो सोच रहा था आमिर उसे समझता जा रहा था। सुपेरे ने जोर जोर से बीन बजानी शुरू कर दी। सुनहरी सांप को बीन के आगे झूमने की भला क्या जरूरत थी? वह सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि एक इंसान भी था। चुनांचे सुनहरी सांप ने फन ऊपर उठाया और इतने जोर से फुंकार मारी कि सारे लड़के डरकर अपने अपने घरों को चीखते चिल्लाते भागने लगे। ये फुंकार इतनी खतरनाक थी कि सुनहरी सांप के मुंह से आग के शरारे निकलकर दरख्त से टकराए और दरख्त को आग लग गई। आमिर ने जानबूझकर अपना मुंह सुपेरे की तरफ नहीं किया था, वरना वो जलकर राख हो जाता। अब आमिर को भी अपनी सांप वाली ताकत का एहसास हुआ। सुपेरा तो चीख मारकर एक तरफ को दौड़ पड़ा। काला सांप वहीं सजदे में गिर पड़ा। आमिर ने सोचा कि अब यहां से भाग जाना चाहिए। वो बड़ी तेजी से अपनी कोठी के दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। कोठी के अंदर पहुंचते ही झाड़ियों के पीछे छुपा और ख्याल में अपनी शक्ल का तस्वुर किया और फौरन अपनी असली शक्ल में आ गया। दरख्त को आग लगी थी। आमिर की अम्मी शबाना, नौकर नियामत और दूसरी कोठी के लोग वहां जमा हो गए थे। फायर ब्रिगेड को इतला कर दी गई थी। आमिर ने कहा, अम्मी आग लगी है दरख्त को, ये कैसे लग गई? अम्मी ने कहा, कुछ पता नहीं बेटा, लोग कहते हैं कि सांप ने फुंकार मारी थी। शबाना हंसकर कहने लगी, अम्मी जान, भला किसी सांप की फुंकार से भी कभी दरख्तों में आग लग सकती है? आमिर बहन की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, हाँ अम्मी जान, सांप की फुंकार से भला कभी आग लग सकती है। आमिर ने गली में देखा कि सुपेरा सांपों की पटारी संभाले बीन हाथ में पकड़ एक तरफ खड़ा दरख्त से उठते शोलों को बड़ी हसरत से देख रहा था। उसे अफसोस था कि सुनहरी मुकद्दस सांप उसके हाथ आते आते रह गया। दुनिया भर की दौलत उसके हाथ लगते लगते रह गई। अपनी इतनी जबरदस्त ताकत को छुपाना, इतने बड़े राज को दिल में छुपाए रखना बड़ी हिम्मत और दिल गुर्दे का काम था, मगर आमिर ने यह काम कर दिखाया। उसने किसी से अपनी ताकत के बारे में कोई बात न की। उसी रात का जिक्र है कि मॉडल टाउन के उसी ब्लॉक में आमिर की कोठी से 6-7 कोठियां छोड़कर एक अमीर आदमी की कोठी थी। आधी रात को कोठी के लोग गहरी नींद सो रहे थे कि घर में डाकू आ गए। उन्होंने क्लाशनकोफ दिखाकर घर वालों को रस्सियों से बांधा और कोठी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। अलमारी तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकद करेंसी नोट निकाल रहे थे कि नौकर ने शोर मचा दिया। एक डाकू ने उस वक्त क्लाशनकोफ का ब्रस्ट मारकर उसे वहीं हलाक कर डाला। धमाके की आवाज पर आमिर की आंख खुल गई। उसके कमरे की खिड़की खुली थी, उसमें से धमाके की आवाज ज्यादा जोर से सुनाई दी थी। आमिर समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है और कहीं कोई कत्ल हुआ है। वो खिड़की में से कूदा और जिधर फायरिंग का धमाका हुआ था उधर को दौड़ पड़ा। उसे अब अपनी तिलिस्मी ताकत का एहसास था, डरने की कोई बात नहीं थी। डाकू ने आसपास की कोठियों के टेलीफोन की तारें भी काट दी थीं। साथ वाली दोनों कोठियों के लोग भी जाग पड़े थे, मगर डर के मारे उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। आमिर ने देखा कि कोठी की सारी बत्तियां बुझी हुई थी, सिर्फ बरामदे की बत्ती और दूसरी मंजिल वाले एक कमरे की बत्ती रोशन है। उसने जेब से तिलिस्मी मनका निकालकर मुंह में रख लिया। मनके का मुंह में रखना था कि वो नजरों से ओझल हो गया।
अब आमिर तेजी से कोठी में दाखिल हुआ। कोठी के तमाम दरवाजे अंदर से बंद थे। आमिर ने हवा में उड़ने का तसव्वुर किया और वह जमीन से उछला और हवा में उड़ता हुआ कोठी की दूसरी मंजिल की गैलरी में आ गया। ये उस कमरे की गैलरी थी जिसकी बत्ती जल रही थी और डाकू ने घर के लोगों को एक तरफ बांध रखा था और माल नकदी जमा कर रहे थे। कमरे की खिड़कियां अंदर से बंद थीं, मगर आमिर को खिड़कियां खुलवाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो एक्स-रेज की शुआओं की तरह बंद खिड़की में से गुजर गया। कमरे में आया तो क्या देखता है कि कोठी के मालिक, उसकी बीवी, जवान बेटी और छोटे लड़के को डाकुओं ने रस्सियों से बांधकर एक तरफ बिठा रखा है। दरमियान में नौकर की खून में लथपथ लाश पड़ी है और डाकू थैले में जेवरात और नकदी डाल रहे हैं। चारों डाकू शक्ल से ही गुंडे और कातिल लगते थे। एक कुर्सी पर बैठा फ्रिज में से कोका कोला निकाल कर पी रहा था, दूसरा सिगरेट पी रहा था, तीसरा सोफे पर बैठा घर के मालिक को कह रहा था, अगर तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो हम एक रोज यहाँ आएंगे और तुम सबको बारी बारी गोली मारकर हलाक कर डालेंगे, क्या समझे हो? कोठी के मालिक ने डरी हुई आवाज में कहा, हम पुलिस को नहीं बताएंगे, हरगिज नहीं बताएंगे। आमिर ने फौरन कहा, मगर मैं खुद तुम्हें कानून के हवाले करूंगा। डाकू ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उनका ख्याल था कि दरवाजे में से किसी ने आकर यह बात कही है, मगर दरवाजा बंद था। डाकू हैरान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। फिर उन्होंने रस्सियों में जकड़े कोठी के मालिक और उसके बेटे की तरफ देखा। क्या तुमने ये बकवास की थी ओए? एक डाकू ने गरज कर पूछा। आमिर ने उस डाकू की गर्दन को अपने हाथ के शिकंजे में जकड़ते हुए कहा, ये मैंने कहा था। आमिर के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि हट्टे कट्टे डाकू की गर्दन एक तरफ से पिचक गई और उसका सांस रुक गया। आमिर ने जल्दी से उसकी गर्दन छोड़ दी। दूसरे डाकू अपने साथी की तरफ लपके, क्या हुआ तुम्हें मुराद? डाकू, जिसका नाम मुराद था, अपनी जुराइम पेशा जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। दरअसल आमिर को अभी अपनी ताकत का पूरा अंदाजा नहीं हुआ था। उसने जरा जोर से गर्दन पकड़ी थी और उसकी उंगलियों ने जो फौलाद की उंगलियां बन चुकी थीं, डाकू की गर्दन को पिचका दिया था। एक डाकू बोला, ओए इसे उठाओ, माल पकड़ो और भागो यहाँ से। आमिर ने कहा, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, जिंदा रहना चाहते हो तो। घर वाले भी हैरान और खौफजदा थे कि ये गैबी आवाज कहाँ से आ रही है। डाकू यही समझे कि कोठी में कोई भूत या जिन रहता है जो कोठी वालों की मदद को आ गया है। वो जेवरात और नकदी का थैला उठाकर सीढ़ियों की तरफ भागे। अपने नीम मुर्दा डाकू को उन्होंने कमरे में ही छोड़ दिया था। भला वो आमिर से बचकर कहाँ निकल सकते थे। आमिर दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर हवा में उड़ता हुआ नीचे लॉन में आ गया। तीनों डाकू दौड़ते हुए कोठी के गेट से निकलकर अंधेरे में खड़ी अपनी जीप की तरफ जा रहे थे कि आमिर उनसे पहले उनकी जीप में पहुंच गया। उसने अपनी ताकत की आजमाइश करते हुए जीप के नीचे हाथ डालकर उसे उठाया तो इतनी भारी भरकम जीप आमिर के हाथों में जमीन से इस तरह ऊपर उठ गई जैसे वो कागज की बनी हुई हो। डाकू ने जब जीप को अपने आप जमीन से ऊपर उठकर हवा में लटकते हुए देखा तो एक लम्हे के लिए उनकी आंखें दहशत ज़दा होकर बाहर को उबल पड़ी। वो समझ गए कि ये जिन भूत की कारिस्तानी है। एक ने पिस्तौल से और दूसरे ने क्लाशनकोव से फायरिंग शुरू कर दी और पीछे हटते चले गए। गोलियां जीप से भी टकराईं और आमिर के गायब जिस्म में से भी गुजरती गईं, मगर आमिर को जरा सा भी महसूस ना हुआ। उसने हाथ में उठाई हुई जीप को जोर से डाकुओं की तरफ उछाला। जीप डाकुओं के ऊपर गिरी, उन्हें कुचल कर रख दिया और साथ ही पेट्रोल की टैंकी फटने से जीप को आग लग गई। आग के शोले आसमान की तरफ बुलंद होने लगे। आमिर ने जब देखा कि ये तीनों जुराइम पेशा डाकू और कातिल अपने इंजाम को पहुंच गए हैं तो वो हवा में उड़ता हुआ कोठी की दूसरी मंजिल में आ गया। यहाँ चौथा डाकू भी मर चुका था। कोठी के मालिक के बेटे ने किसी तरह से अपनी रस्सी खोल ली थी और अपने बाप, माँ और बहन की रस्सियां खोल रहा था। आमिर ने बुलंद गैबी आवाज में कहा, पुलिस को रिपोर्ट देना आपका फर्ज है। उन्हें बता देना कि अल्लाह की गैबी मखलूक ने आप लोगों की जानो माल को बचा लिया। तुम कौन हो भाई? क्या तुम कोई जिन हो? आमिर की गैबी आवाज सुनाई दी। मैं खुदा की गैबी मखलूक हूँ। जबरदस्त ताकत आ जाने के बाद आमिर की आवाज भी बड़ी उम्र के मर्दों की तरह पक्की और रोबदार हो जाती थी। आमिर ने गैलरी में से बाहर छलांग लगाई और रात के अंधेरे में कोठियों के ऊपर से उड़ता हुआ अपनी कोठी की तरफ आ गया। हवा में उड़ने उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ये भी खुशी थी कि उसने एक शरीफ खानदान को तबाह बर्बाद होने से बचा लिया है। अगरचे डाकू ने एक मासूम इंसान को जान से मार दिया था, मगर वो भी जहन्नुम में पहुंचा दिए गए थे। रातों रात वहां भी पुलिस पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। आमिर अपनी असली शक्ल में जाहिर होकर सो गया। स्कूल में आमिर ने अपनी जबरदस्त कुव्वत के बारे में अपने गहरे दोस्त सुहेल को भी कुछ ना बताया। एक तो उसने नागिन देवी से वादा कर रखा था और अपनी ताकत से उसने बड़े नेक काम लेने थे, और वैसे भी उसने पढ़ रखा था कि जो लोग अपने दिल का राज किसी को नहीं बताते वो बहुत सी परेशानियों से बच जाती हैं। एक रोज आमिर को सबक याद ना करने पर अंग्रेजी के मास्टर ने सजा के तौर पर उसके हाथ पर बैद मारे तो आमिर खामोशी से सजा बर्दाश्त करता रहा। वो अगर चाहता तो 1 सेकंड में गायब हो सकता था और मास्टर का बैद पकड़कर हवा में उड़ा सकता था, मगर उसने ऐसा ना किया।
क्योंकि वो जानता था कि उसको उसके सबक याद ना करने की सज़ा मिल रही है। वैसे भी आमिर अपने बुजुर्गों और उस्तादों का बेहद अदब करता था, क्योंकि अदब करने से ही इंसान दुनिया में कामयाबी और इज्जत हासिल करता है। हमेशा बाअदब बानसीब होते हैं, बेअदब बेनसीब होते हैं। हमें भी अपने बुजुर्गों, उम्र से बड़े लोगों और ख़ास तौर पर उस्तादों का अदब करना चाहिए, ताकि हमें भी दुनिया में इज्जत और कामयाबी हासिल हो। आमिर ने महसूस किया कि उसे फिजा में से आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। कहीं कोई डाका पड़ता, कोई गुंडा किसी को अगवा कर रहा होता, कहीं कोई तकरीबी कार्रवाई हो रही होती तो आमिर को फिजा में आवाज़ें सुनाई देती और वो फ़ौरन मजलूम लोगों की मदद को पहुंच जाता और उनको जालिमों के पंजे से निजात दिलाता और तकरीबकारों को वहीं ख़त्म कर देता। आमिर स्कूल की पढ़ाई भी बड़ी मेहनत से करता। वह वक्त पर स्कूल जाता और घर वापस आकर सबसे पहले स्कूल से मिला हुआ काम करता। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थीं। एक दिन आमिर देर तक छुट्टियों का काम करता रहा। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। आमिर ने बत्ती बुझाई और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अभी वो सोया नहीं था कि अचानक उठकर बैठ गया। उसे कानों में अजीब किस्म की सरगोशियां सी सुनाई दे रही थी। उसने गौर से सुना तो मालूम हुआ कि 3 आदमी आपस में बातें कर रही हैं। ये आवाज़ें कहीं बहुत दूर से आ रही थीं। एक कह रहा था, हमें प्रेमनाथ का इंतजार नहीं करना चाहिए, दिन चढ़ गया तो पकड़े जाएंगे। दूसरे मर्द की सरगोशी सुनाई दी, बिजली घर और रेलवे पुल का नक्शा तो तुम्हारे पास ही है ना? हाँ, नक्शा मेरे ही पास है। तो फिर चलो, प्रेमनाथ अपने आप होटल पहुंच जाएगा। आमिर एकदम होशियार हो गया। वो फौरन समझ गया कि ये तकरीबकार हैं और कोई बिजली घर उड़ाने आए हैं। अब आमिर के सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने तिलिस्मी मनका अपनी अलमारी के दराज में से निकालकर मुंह में डाला और उसी लम्हे गायब हो गया। गायब होते ही उसने अपने जहन में बाज का तस्वुर कायम किया। उसी वक्त वो बाज की शक्ल में जाहिर हो गया। आमिर ने अपनी दूसरी मंजिल वाले कमरे की खिड़की में से बाहर को उड़ान भरी और बिजली किसी तेजी के साथ आसमान की तरफ ऊपर ही ऊपर उड़ता चला गया। फिर वो बिल्कुल सीध में हो गया और 400 मील फी घंटा की रफ्तार से फिजा में उस तरफ परवाज करने लगा जिधर से उसे तकरीबकारों की सरगोशियां सुनाई दी थीं। वो 2-2.5 मिनट में उस मुकाम पर पहुंच गया। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से दूर पहाड़ियों में दरिया के किनारे दरख्तों का बहुत बड़ा झुंड था, जहां से आमिर को इन तकरीबकारों की बातें करने की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। आमिर ने बाज की शक्ल में दरख्तों के ऊपर दायरे की शक्ल में एक चक्कर लगाया और नीचे उतर आया। वो अंधेरे में सब कुछ देख लेता था। उसने देखा कि 3 आदमी जिन्होंने पाकिस्तानी लिबास पहन रखा है, कांधे पर चादरी हैं, दरख्तों के नीचे बैठे हैं। करीब ही एक छोटी सी कच्ची पगडंडी है। आमिर बाज के रूप में चुपके से उनके ऊपर दरख्त की टहनी पर बैठ गया। एक तकरीबकार बोला, दरख्त पर कोई उल्लू आकर बैठा है, ये अच्छा शगुन है स्वामीदास। स्वामीदास ने ऊपर दरख्त पर निगाह डाली। अंधेरे में उसे एक परिंदा टहनी पर बैठा हुआ नजर आया। मुस्कुरा कर बोला, हाँ किशन, यार ये उल्लू ही है, मगर प्रेमनाथ कहाँ रह गया? कहीं बॉर्डर क्रॉस करते वक्त बॉर्डर पुलिस ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? तीसरा, जिसका नाम पुरुषोत्तम था, बोला, प्रेमनाथ बड़ा तजुर्बाकार स्मगलर है, पहले भी कई बार बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। रास्ते में कहीं रुक गया होगा, होटल पहुंच जाएगा। मगर मकंदलाल अभी तक क्यों नहीं आया? इतने में रात के अंधेरे में पगडंडी पर एक आदमी का साया नमूदार हुआ। तकरीबकार स्वामीदास बोला, मेरा ख्याल है मकंदलाल आ गया है, फिर भी अपने अपने पिस्तौल निकाल लो, कोई पाकिस्तानी भी हो सकता है। साया करीब आया तो तीनों तकरीबकारों ने उसे पहचान लिया। वो जासूस ही था जो पाकिस्तान में मुसलमान बनकर जासूसी करता था। मकंदलाल ने आते ही पूछा, प्रेमनाथ कहाँ है? किशन चंद ने बताया कि वो पीछे रुक गया है, आ जाएगा। तुम बताओ कि सब ठीक है? मकंदलाल बोला, बिल्कुल ठीक है, आओ मेरे साथ। मकंदलाल भी पाकिस्तानी लिबास में था और सर पर मुसलमानों की तरह टोपी पहनी हुई थी। वो इन तीनों तकरीबकारों को लेकर पगडंडी पर से गुजरता कच्ची पहाड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ एक बंद जीप खड़ी थी। वो सारे के सारे तकरीबकार जीप में सवार हो गए और जीप इस्लामाबाद शहर की तरफ रवाना हो गई। आमिर बाज के रूप में उनकी जीप के ऊपर काफी बुलंदी पर परवाज करने लगा। जीप शहर की तरफ तेजी से चली जा रही थी। शहर अभी दूर ही था कि जीप एक तरफ को मुड़ गई और फिर वीरान सी जगह पर बने हुए पत्थरों की दीवार वाले मकान के अहाते में आकर रुक गई। किशन ने पूछा, होटल क्यों नहीं गए? मकंदलाल ने कहा, वहां खतरा है, सारा प्रोग्राम इस जगह बनाया जाएगा। प्रेमनाथ आ जाए तो हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। बिजली घर और पुल के नीचे लगाने के लिए बारूद की स्टिक्स और दस्ती बम वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया गया है। ये चारों तकरीबकार मकान की कोठरी में लालटेन की रोशनी में बैठकर पाकिस्तान के किसी बिजली घर और रेलवे पुल को धमाके से उड़ाने के प्रोग्राम पर बातें करने लगे। आमिर बास की शक्ल में मकान की मुंडीर पर बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। मकंदलाल बोला, प्रेमनाथ को इस मकान की खबर नहीं है, मैं वापस आकर उसे लाता हूँ। वो बाहर निकला और जीप में बैठकर वापस रवाना हो गया। आमिर के जहन में फौरन एक तरकीब आ गई, चुनाचे वो भी मकंदलाल की जीप के साथ ही उड़ने लगा। जीप अंधेरी रात में पहाड़ी रास्तों पर से गुजरती अपनी पुरानी जगह पर आकर रुक गई।
तकरीबकार मकंदलाल जीप में से उतरकर दरख्तों के झुंड की तरफ चला ही था कि दरख्तों में से एक आदमी बाहर निकलकर उसकी तरफ आया। मकंदलाल ने अपना हाथ पिस्तौल वाली जेब में डाल लिया कि अगर कोई पाकिस्तानी होगा तो वो उसे फौरन शूट कर देगा, मगर वो प्रेमनाथ था। मकंदलाल ने उसे पहचानते ही आगे बढ़कर कहा, तुम कहाँ रह गए थे, चलो जल्दी चलो, बाकी सारे साथी पहुंच गए हैं। प्रेमनाथ ने भी पाकिस्तानी लिबास यानी शलवार कमीज और वास्कट पहन रखी थी, सर पर साफा बंधा हुआ था। वो जीप में बैठ गया। जीप वापस चल पड़ी। आमिर बाज की शक्ल में ऊपर उड़ने लगा। आमिर ने जो स्कीम सोची थी उसके लिए जरूरी था कि प्रेमनाथ स्मगलर कुछ देर के लिए जीप से बाहर निकलकर झाड़ियों की तरफ जाए, मगर यह मौका नहीं मिल रहा था। मगर आमिर के पास ज्यादा वक्त नहीं था। कुछ सोचकर आमिर ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और जिस पहाड़ी की कच्ची सड़क पर रात के अंधेरे में तकरीबकारों की जीप जा रही थी उससे काफी आगे जाकर आमिर नीचे उतर आया। उसने एक तरफ निगाह डाली। अंधेरे में उसे साफ तौर पर एक बड़ा सा पत्थर झाड़ियों में ढलान पर नजर आ गया। आमिर ने उसी वक्त इंसान की शक्ल इख्तियार की और पत्थर को लुढ़का दिया। पत्थर सड़क के ऐन दरमियान में आकर रुक गया। ये काफी बड़ा पत्थर था। इसके बाद आमिर ने सांप का तस्वुर कायम किया और मुंह से हल्की सी फुंकार की आवाज निकाली। दूसरे लम्हे वो सुनहरी सांप की शक्ल में आ गया। वो रेंगता हुआ दरख्तों के पीछे कुंडली मारकर बैठ गया। तकरीबकारों की जीप चली आ रही थी। जो ही सड़क के बीच में पत्थर नजर आया, फौरन मकंदलाल ने जीप रोक ली। दोनों बाहर निकल आए। ये कमबख्त इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया, मकंदलाल बुड़बुड़ाया। प्रेमनाथ ने इधर उधर देखकर कहा, कहीं ऊपर से लुढ़क कर आ गया होगा, चलो इसे सड़क पर से हटाते हैं। दोनों पत्थर को जोर लगाकर एक तरफ लुढ़काने की कोशिश करने लगे। पत्थर काफी वजनी था और बहुत बड़ा था। वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिल रहा था। प्रेमनाथ थक कर बैठ गया। मकंदलाल अब क्या करें, ये पत्थर तो यहाँ से नहीं हटेगा। मकंदलाल भी परेशान था। वो दिन निकलने से पहले उन तकरीबकारों को शहर में उनके खुफिया ठिकाने तक पहुंचा देना चाहता था। इतने में उन्हें ढलान पर जरा नीचे दरख्तों में से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई झाड़ियों में आकर छुप गया हो। मकंदलाल ने फौरन पिस्तौल निकाल लिया और तेज तेज नजरों से नीचे दरख्तों की तरफ देखने लगा। फिर फौरन बैठ गया और प्रेमनाथ के करीब आकर सरगोशी में बोला, तुम यहाँ ठहरो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि ये कौन है। प्रेमनाथ को जीप के पास छोड़कर मकंदलाल, जो अपनी तरफ से बड़ा तजुर्बाकार और होशियार बनता था, झुककर अंधेरे में दरख्तों की तरफ बढ़ा। जो ही प्रेमनाथ अकेला रह गया, आमिर सांप की शक्ल में उसके पीछे नमूदार हुआ और उसकी गर्दन पर आहिस्ता से डस दिया। प्रेमनाथ समझा कि शायद किसी मच्छर ने काटा है। उसने गर्दन पर हाथ मारा, मगर मुकद्दस सुनहरी सांप के जहर ने उस पर फौरन असर कर दिया और वह वहीं गिर पड़ा। आमिर तेजी से प्रेमनाथ के पास आ गया। ये तकरीबकार मर चुका था और इसकी लाश का रंग तेजी से नीला पड़ने लगा था। आमिर ने प्रेमनाथ के चेहरे पर अपनी नजरें गाड़ दी। उसकी शक्ल को अपने जहन में जमाने के बाद आंखें बंद की तो दूसरे लम्हे आमिर सुनहरी सांप से प्रेमनाथ स्मगलर की शक्ल में नमूदार हो चुका था। उसने जल्दी से प्रेमनाथ के कपड़े उतारकर खुद पहने, उसकी लाश को सड़क की दूसरी तरफ लुढ़काया और उसका चमड़े का थैला गोद में लेकर वहीं जीप के पास बैठ गया। इतनी देर में मकंदलाल भी आ गया। कौन था मकंदलाल? आमिर ने पूछा। कोई नहीं, मेरा वहम था, मगर यार इस पत्थर को यहाँ से कैसे हटाया जाए। मकंदलाल ये कहकर पत्थर को हाथों से आगे धकेलने लगा। आमिर, जो कि प्रेमनाथ स्मगलर के रूप में था, बोला, एक बार फिर कोशिश करके देख लेते हैं। और आमिर ने पत्थर पर दोनों हाथ जमा दिए। मकंदलाल तकरीबकार को क्या मालूम कि उसके पास अब प्रेमनाथ नहीं बल्कि जबरदस्त तिलिस्मी ताकत वाला आमिर खड़ा है, जो अगर चाहे तो इससे भी बड़े पत्थर के टीले को अपनी जगह से हटा सकता है। बल्कि आमिर को अपनी ताकत को काफी कंट्रोल करके पत्थर को धक्का लगाना पड़ा। उसने थोड़ा सा ही जोर लगाया था कि पत्थर गेंद की तरह लुढ़कता हुआ नीचे गहरी खड्ड में जा गिरा। मकंदलाल ने हैरानी से आमिर की तरफ देखा और बोला, प्रेमनाथ, ये अब कैसे हो गया? आमिर बोला, भगवान ने मदद की है भाई, चलो अब जल्दी यहाँ से। वो एक मकान में पहुंच गए। आमिर इन सबको हलाक कर देना चाहता था ताकि वो फिर कभी पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचा सकें। इसी वजह से वो उनके साथ साथ था। शाम के वक्त मकंदलाल के मकान में खुफिया मीटिंग हुई और फैसला किया गया कि प्रेमनाथ और मकंदलाल बड़े बिजली घर में जाकर बम लगाएंगे और स्वामी और किशन रेलवे पुल के नीचे टाइम बम लगाकर उसे तबाह करेंगे। पुरुषोत्तम को पीछे मकान पर ही छोड़े जाना था। आमिर ने थैले में से बिजली घर और रेलवे पुल के नक्शे निकाल कर दिए तो वो खुद भी ये देखकर हैरान रह गया कि इन जासूसों ने किस कदर अयारी के साथ ये नक्शे हासिल किए थे। जब रात काफी गहरी हो गई तो स्वामीनाथ और किशन चंद ने रेलवे कुलियों का लिबास पहन लिया, थैले में टाइम बम रखे और शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल की तरफ चल दिए। उन्हें एक एक जगह का पता था कि बम कहाँ पर लगाने हैं। उसकी मालूमात आमिर ने भी प्रेमनाथ के रूप में हासिल कर ली थी। मकंदलाल ने आमिर यानी अपनी तरफ से प्रेमनाथ को साथ लिया और शहर के बिजली घर की तरफ रवाना हो गया। वह पुरानी साइकिलों पर चले जा रहे थे और उन्होंने पुलिस के सिपाहियों की वर्दियां पहन रखी थी ताकि किसी को शक ना हो। आमिर सोच रहा था कि ये जासूस बिजली घर में कहाँ बम लगाएगा। हर बिजली घर के बाहर पहरा लगा होता है।
मगर जासूस मकंदलाल एक अरसे से मुसलमान बनकर वहां रह रहा था और उसने पूरी मालूमात हासिल कर रखी थी। बिजली घर शहर से बाहर एक टीले की ओट में वाक़ था। मकंदलाल ने एक तरफ इशारा किया। वो झाड़ियों के पास आकर साइकिलों से उतर पड़े। साइकिल उन्होंने वहीं छुपा दिए। मकंदलाल कहने लगा, सारा काम बिजली घर की पिछली दीवार के साथ होगा। मैंने पहले से दीवार के दोनों कोनों में गड्ढे खोद रखे हैं। तुम एक कोने के गड्ढे में बम लगाकर उसके क्लॉक का बटन दबा दोगे, मैं दूसरे कोने में बम लगाऊंगा। ये बम इतने ताकतवर हैं कि फटकर सारे के सारे बिजली घर को तबाह कर देंगे और पूरा शहर तारीकी में डूब जाएगा। आमिर ने यूं ही पूछा, इससे क्या फायदा होगा? बिजली घर ये लोग फिर चालू कर लेंगे। मकंदलाल कहने लगा, हमारा काम पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना है, तकरीबकारी करना है, पुल और अहम जगहें धमाकों से उड़ानी है। हमारा अगला टारगेट सुई गैस का सबसे बड़ा स्टेशन होगा। ये लो अपने बम वाला थैला और याद रखना, टाइम पीस जो बम के साथ लगा है उसका बटन दबाना मत भूलना। बम आध घंटे बाद फटेगा। जाओ। बिजली घर की पिछली दीवार बिल्कुल वीरान पड़ी थी। यहाँ पर कोई पहरा नहीं था। दोनों कोनों पर बल्ब जरूर रोशन थे, मगर पहरेदार कोई दिखाई नहीं देता था। आमिर बम का थैला लेकर दीवार के दूसरे कोने की तरफ आ गया। वहां वाकई दीवार के बिल्कुल साथ एक गड्ढा बना हुआ था जिसको घास से ढांप दिया गया था। आमिर ने बम का थैला जमीन पर रख दिया और खामोश होकर बैठ गया। आमिर ने बम तो लगाना नहीं था, बस वो बैठा अंधेरे में मकंदलाल की तरफ देखता रहा जो गड्ढे के ऊपर से घास फूस हटा रहा था ताकि गड्ढे में दीवार के साथ बम लगा दे। आमिर ने सोचा कि एक्शन का वक्त आ गया है। आमिर ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे इन दो तकरीबकारों को भी जाकर ठिकाने लगाना था जो शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल पर बम लगाने गए हुए थे। उनकी हल्की हल्की आवाजें आमिर के कानों में भी आ रही थीं, जिससे जाहिर होता था कि वो अभी रेलवे पुल पर नहीं पहुंचे लेकिन रास्ते में हैं। आमिर उठकर जासूस मकंदलाल के पास आ गया। मकंदलाल ने आमिर की तरफ निगाह उठाकर देखा। बम लगा दिया प्रेमनाथ? हाँ जी, आमिर ने कहा। और टाइम पीस का बटन भी दबा दिया था? बिल्कुल मकंदलाल जी, भला ये मैं कैसे भूल सकता था। बस अब आध घंटे बाद धमाका होगा। मकंदलाल बम दीवार के साथ चिपका रहा था। बोला, प्रेमनाथ एक नहीं दो धमाके होंगे। आमिर ने देख लिया था कि जासूस ने अभी बम के टाइम पीस का बटन नहीं दबाया था। आमिर बोला, मैं झाड़ियों में साइकिलों के पास जाकर बैठता हूँ, तुम बम लगाकर आ जाओ। बस आ रहा हूँ। आमिर झाड़ियों की तरफ जाने के बजाय भारतीय जासूस के पीछे हो गया। उस वक्त तिलिस्मी मन का आमिर के मुंह में था और उसमें जबरदस्त ताकत आ चुकी थी। वह दबे पांव जासूस की तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन पर इतनी जोर से हाथ मारा कि मकंदलाल की गर्दन का मनका टूट गया और वो एक तरफ ढलक गई। भारतीय जासूस मर चुका था, क्योंकि जब किसी की गर्दन का मनका टूट जाता है तो फिर उसके जिंदा बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आमिर ने जल्दी से दीवार के साथ चिपका हुआ बम खींच लिया। उसके साथ लगा टाइम पीस देखा, अभी उसका बटन नहीं दबाया गया था। आमिर ने जासूस की लाश को वहीं पड़े रहने दिया। सबसे पहले दीवार के दूसरे कोने पर से अपना बम वाला थैला उठाया, दोनों बमों को थैले में डाला, फिर जासूस की लाश को कंधे पर डाला और रात के अंधेरे में टीलों की तरफ तेज तेज चलने लगा। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। वो 1 मिनट में बिजली घर से 2 मील दूर पहाड़ियों के दरमियान पहुंच गया। यहाँ उसने जासूस की लाश को जमीन पर गिराया, उसके सीने पर दोनों बम रखे, दोनों बमों के टाइम पीस के बटन दबा दिए और खुद परे हटकर खड़ा हो गया। आंखें बंद की और जहन में बाज का तस्वुर जमाया। दूसरे लम्हे वो बाज बनकर परों को फिरफिराता फिजा में बुलंद हुआ और रेलवे पुल की तरफ उड़ता चला गया। किशन चंद और स्वामी दास दोनों तकरीबकारों की हल्की हल्की आवाजें आमिर तक पहुंच रही थीं। जब वो रेलवे पुल के ऊपर पहुंचा तो उसे दोनों तकरीबकारों तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हुई। उसने देखा कि दोनों अभी अभी पुल के नीचे पहुंचे थे और पुल के दरमियान वाले सबसे बड़े मेहराबी सतून के पास छुपकर बैठे बम लगाने का इंतजार कर रहे थे। आमिर प्रेमनाथ की शक्ल में उनके पास जा पहुंचा। उन्होंने मकंदलाल का पूछा तो आमिर ने कहा कि वो एक जरूरी काम से वापस चला गया है। फिर उसने बताया कि हमने बम लगा दी हैं जो आध घंटे बाद फटेंगे। किशन और स्वामी दोनों बड़े खुश हुए। किशन बोला, बस जरा धमाका होने दो, उस वक्त सबकी तवज्जो धमाके की तरफ हो जाएगी और हम बड़ी आसानी से यहाँ सतून की ईंटें उखेड़ कर अपने बम लगा देंगे। आमिर भी उनके पास बैठ गया। उनके इर्द गिर्द रेलवे लाइनें थीं। सिग्नलों की बत्तियां कहीं सुरख और कहीं सब्ज हो रही थीं। दूर एक इंजन शंट कर रहा था। पुल के ऊपर रात होने की वजह से ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। कभी कभी कोई ट्रक या मोटर कार या रिक्शा गुजर जाता था। आमिर सोचने लगा, मेरे खुदा, अगर ये पुल उड़ गया तो पाकिस्तान का किस कदर नुकसान होगा। आमिर ने मकान पर ही उन तकरीबकारों की बातों से अंदाजा लगा लिया था कि पाकिस्तान में जो दूसरे जासूस जासूसी या तकरीबकारी कर रही हैं उनकी पूरी खबर मकंदलाल की बजाय किशन चंद को है। चुनाचे आमिर ने किशन चंद को कुछ देर जिंदा रहने का फैसला कर लिया। इतने में आध घंटा पूरा हो गया। फिर एक के बाद दीगरे 2 धमाके सुनाई दिए। ये दोनों बम बिजली घर में नहीं बल्कि वहां से 2 मील दूर पहाड़ियों के दरमियान भारतीय जासूस मकंदलाल के सीने पर फटे थे और जाहिर है उसकी लाश के परखच्चे उड़ गए होंगे।
धमाके की आवाज़ सुनकर दोनों तकरीबकारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। किशनलाल कहने लगा, धमाका मालूम होता है काफ़ी दूर हुआ है, बिजली घर तो यहाँ से करीब है। क्यों प्रेमनाथ, बिजली घर में ही लगाए थे ना, और कहाँ लगाने थे? आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वामी अपनी जगह से उठते हुए बोला, चलो अब तुम लोग भी अपना काम पूरा करो, यही वक्त है। आमिर अचानक उनके पीछे हो गया, दोनों की गर्दनों पर अपना एक एक हाथ रखकर जरा सा दबाया और कहा, इतनी जल्दी भी क्या है दोस्तों? आमिर ने स्वामी की गर्दन को ज्यादा जोर से दबाया था। उसकी आंखें बाहर को उबलकर फट गईं, जबकि किशन चंद की गर्दन पर अपना हाथ जरा नरम रखा था। वह सिर्फ सांस रुकने से बेहोश हो गया। आमिर ने तकरीबकार स्वामी की गर्दन को दोनों हाथों में लेकर एकदम झटके से मरोड़ा तो वो जिस्म से अलग होकर आमिर के हाथ में आ गई। खून उबलने लगा। आमिर ने तकरीबकार पाकिस्तान दुश्मन स्वामी की गर्दन को रेलवे लाइन पर फेंक दिया। दोनों के बम जिस थैले में थे उसे उठाया, बेहोश जासूस को कंधे पर डाला और आसमान की तरफ मुंह उठाकर जोर से सांस लिया। इसके साथ ही वो मिसाइल की तरह फिजा में बुलंद हुआ और फिर एक तरफ रुख करके हवा में उड़ने लगा। वो सीधा पहाड़ियों वाले वीरान मकान के ऊपर पहुंचकर नीचे उतर आया। इस मकान में बाकी बचा हुआ जासूस पुरुषोत्तम कोठरी में गहरी नींद सो रहा था। उसको वो लोग पीछे छोड़ गए थे। आमिर ने बेहोश किशन को बंद दरवाजे के आगे डाला और खुद बंद कुआड़ों में से कोठरी के अंदर आ गया। जासूस पुरुषोत्तम सो रहा था। आमिर ने उसकी गर्दन की शाह रग पर अपनी 2 उंगलियां रखकर दबाया तो जासूस के हलक से ज़िबा होने वाले बकरे की आवाज़ निकली। वो तड़प कर उछला, मगर आमिर ने उसे वहीं दबोचकर उसकी गर्दन भी एक झटके से अलग कर दी। इस काम से फारिग होकर वो बाहर आ गया। बाहर तकरीबकार किशन चंद अभी तक बेहोश पड़ा था। आमिर के जिस्म में जब तिलिस्मी ताकत आ जाती थी तो उसका दिमाग भी बड़ी तेजी से सोचने लगता था और उसकी अकल भी बढ़ जाती थी। उसने सोचा कि ये जासूस वैसे पाकिस्तान में अपने साथी तकरीबकारों के नाम नहीं बताएगा। हाँ, अगर इसके सामने कोई बड़ा भारतीय अफसर या उसके किसी देवता की शक्ल में आया जाए तो वो सब कुछ बता देगा। आमिर को हिंदुओं के देवता हनुमान की शक्ल याद आ गई। वो जानता था कि हिंदू हनुमान की पूजा करते हैं और उसे देवता मानते हैं। आमिर ने जासूस को उठाया और पहाड़ियों में एक वीरान जगह पर ले जाकर डाल दिया। इसके बाद आमिर ने हनुमान देवता की शक्ल को याद करके उसका तस्वुर ज़हन में जमाया और आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। जब उसने आंखें खोलकर अपने आप को देखा तो हिंदुओं के देवता हनुमान की शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसका चेहरा बिन मानस की तरह का हो गया था और उसकी दुम भी निकल आई थी। सर पर सोने का ताज था और हाथ में चांदी का पहलवानों वाला गुर्ज पकड़ रखा था। आमिर ने बेहोश किशन चंद को पांव की ठोकर से हिलाया। किशन चंद को होश आ गया। आमिर ने कहा, किशन चंद, मैं तुम्हारा देवता हनुमान हूँ। मैं आकाश से तुम्हें मिलने यहाँ उतरा हूँ। किशन चंद ने हल्की हल्की चांदनी में अपने सामने हनुमान जी को गुर्ज हाथ में लिए सर पर ताज पहने खड़े देखा तो जय हनुमान जी की कहकर आमिर के पांव पर गिर पड़ा। आमिर ने कहा, बच्चा, हमारी बात गौर से सुन। हम आकाश से तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम लोगों के काम से आकाश के सारे देवता बड़े खुश हैं। मैं उनकी तरफ से तुम्हें बधाई देता हूँ। किशन चंद सजदे में गिरा हुआ था। हाथ बांधकर उठा और बोला, महाराज, ये सब आपकी मेहरबानी से हो रहा है। आमिर ने कहा, किशन चंद, देवताओं को उन तमाम लोगों के शुभ नाम चाहिए जो पाकिस्तान में तुम्हारे साथ जासूसी और तकरीबकारी कर रहे हैं। मकंदलाल, पुरुषोत्तम, प्रेमनाथ और स्वामी दास के नामों का तो हमको पता है, बाकी सबके नाम चाहिए। फिर हम देवताओं की तरफ से तुम सबको एक नई शक्ति, एक नई ताकत देंगे। किशन चंद भला कैसे इनकार कर सकता था। फौरन हाथ बांधकर बोला, महाराज, आप तो सारा हाल जानते हैं। आपको तो मालूम ही है कि पाकिस्तान के लोग अपने वतन से बड़ा प्यार करते हैं, बड़े बहादुर और वतन के साथ वफादार हैं। इस मुल्क में किसी जासूस का दाखिल होना और फिर यहाँ रहकर जासूसी करना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। सिर्फ मकंदलाल ही का हौसला है जो इतनी देर से यहाँ काम कर रहा है। वह भी हर वक्त खतरात में घिरा रहता है। यहाँ का कोई पाकिस्तानी अपने वतन के खिलाफ जासूसी करने का कभी सोच भी नहीं सकता। ये लोग अपने वतन और अपने मजहब इस्लाम पर जान कुर्बान कर देते हैं और दुश्मन की जान भी फौरन ले लेते हैं। इस वास्ते यहाँ मकंदलाल के अलावा सिर्फ हमारा एक और भारतीय जासूस है जो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने के बाहर पागल फकीर के भेष में पड़ा रहता है। उसका असली नाम काशीनाथ है। वह शहर जालंधर का रिटायर्ड CID इंस्पेक्टर है। वो हमें यहाँ की सारी खबरें पहुँचाता रहता है। बस महाराज, इसके अलावा पाकिस्तान में हमारा कोई दूसरा आदमी नहीं है। आमिर को यकीन हो गया कि ये शख्स अपने देवता के आगे झूठ नहीं बोल रहा। उसने कहा, ठीक है किशन चंद, अब तू आराम से अगली दुनिया के दोजख में चला जा। इसके साथ ही आमिर ने अपना गुर्ज उठाकर किशन चंद के सर पर मारा। उसकी खोपड़ी के टुकड़े उड़ गए। आमिर वहीं से फिजा में बुलंद हुआ और रात के अंधेरे में इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर उड़ते हुए रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन के ऊपर आकर एक तारीक जगह पर जमीन पर उतर गया। वो भारतीय तकरीबकार काशी के करीब ही एक मालगाड़ी के डिब्बे के पीछे उतरा था। यहाँ आमिर अपनी असली शक्ल में आ गया। तिलिस्मी मन का उसने मुंह में ही रखा, जिसकी वजह से बेपनाह ताकत उसके पास मौजूद थी। उस वक्त रात के 3 बजने वाले थे, मगर स्टेशन के बाहर बत्तियां रोशन थी और मुसाफिर आ जा रहे थे। आमिर मुसाफिर खाने की तरफ चला गया।
वहां उसने देखा कि कोने में लकड़ी के एक बंद खोखे के पास एक फटे पुराने कपड़ों वाला फकीर बाल बिखराए सो रहा है। उसके पास ही चाय की एक खाली प्याली उल्टी पड़ी थी। आमिर फकीर के पास जाकर बैठ गया। आहिस्ता से उसका कांधा हिलाया। फकीर जाग पड़ा। लाल लाल आंखों से घूरकर आमिर की तरफ देखा और जलाल में आकर बोला, तू कौन है लड़के? मुझे जगाने की हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं, मैं जन्नत की सैर कर रहा था। इस किस्म के नकली फकीर इसी तरह झूठी बातें करके सादा दिल लोगों को वरगला देती हैं। मगर आमिर तो इस फकीर की असलियत जानता था। उसने राजदारी के साथ कहा, काशीनाथ, मकंदलाल को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तेरी जान खतरे में है, मेरे साथ चल। अब तो नकली फकीर अपनी सारी अदाकारी भूल गया। डरी हुई आवाज में बोला, ये तो बड़ा बुरा हुआ, और जल्दी से चादर झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। तू कहाँ से आया है? हमें कहाँ जाना होगा? आमिर ने कहा, इस वक्त बकबक बंद कर और मेरे साथ चल। मैं तुझे दिन निकलने से पहले किसी महफूज जगह पर छुपा दूंगा, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगी। आमिर ने पहले ही सोच रखा था कि उसे कहाँ ले जाना है। वो उसे लेकर रेलवे स्टेशन के अंदर पेशावर की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन पर आ गया। यहाँ कितनी ही रेलवे लाइनें बिछी हुई थीं, मगर आमिर को एक रेलवे लाइन सबसे अलग पेशावर की तरफ जाती नजर आई। वो उसे उसके साथ साथ लेकर चलने लगा। उस वक्त पेशावर से खैबर मेल के आने का वक्त हो गया था। काफी आगे जाकर काशीनाथ ने पूछा, अभी और कितना चलना है भाई? आमिर ने कहा, बस थोड़ा दूर और चलना है। जब आमिर ने महसूस किया कि वो रेलवे स्टेशन से काफी दूर निकल आया है और वहां इर्द गिर्द कोई शख्स नहीं है, तो उसने दूर सिग्नल पर निगाह डाली। सिग्नल की बत्ती हरी हो गई थी। इसका मतलब था कि पेशावर से खैबर मेल आ रही है। आमिर रुक गया। उसने जासूस काशी की तरफ देखा और कहा, क्या तुझे किसी ने बताया नहीं था कि पाकिस्तानी लोग अपने वतन से कितनी मोहब्बत करती हैं और वो अपने वतन को नुकसान पहुंचाने वालों को कभी मुआफ नहीं करते? जासूस काशी अजीब सी शक्ल बनाकर आमिर की तरफ देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। आमिर ने कहा, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारी मौत का वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि तुम दुश्मन के जासूस हो और मेरे प्यारे वतन में तकरीबकारी करते रहे हो। तुम्हारी सजा मौत है। मैं तुम्हें मौत के हवाले कर रहा हूँ। तुम्हारी मौत खैबर मेल की शक्ल में इस रेलवे लाइन पर दौड़ती हुई भागती हुई तुम्हारी तरफ चली आ रही है। काशीनाथ समझ गया कि वो फंस गया है। जो ही उसने दौड़ने के लिए छूट लगाई, आमिर हवा में उछलकर उड़ा और जासूस के सर पर पहुंच गया। ऊपर ही से उसने जासूस को बालों से पकड़कर उठा लिया और इस तरह लटकाए हुए रेलवे लाइन पर लाकर डाल दिया। जासूस का खौफ और दहशत के मारे बुरा हाल हो गया था। वो थर थर कांप रहा था। आमिर ने उसे धक्का देकर रेलवे लाइन पर गिरा दिया। फिर उसके पांव रेलवे लाइन में एक तरफ बांध दिए और दूसरी तरफ उसके दोनों हाथ लाइन के साथ बांध दिए। जासूस दुहाई देने लगा, मगर वहां उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। खैबर मेल के इंजन की रोशनी करीब आ रही थी। वो पूरी रफ्तार से दौड़ती धड़धड़ाती चली आ रही थी। तकरीबकार ने ट्रेन को आते देखा तो चीखें मारने लगा, मगर उसकी चीखों का शोर इंजन के शोर में गुम हो गया। ट्रेन करीब आ गई तो इंजन ड्राइवर ने एक आदमी को लाइन पर लेटे देखते ही ब्रेक लगा दी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन रुकते रुकते भी पाकिस्तान के दुश्मन तकरीबकार के ऊपर से आधी से ज्यादा गुजर गई। आमिर को जब इत्मीनान हो गया कि पाकिस्तान का ये आखिरी दुश्मन भी जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है, तो उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर गहरा सांस भरा और फौरन रॉकेट की तरह फिजा में परवाज कर गया। उसका मिशन मुकम्मल हो गया था। वो तारों भरे आसमान में जमीन से काफी बुलंदी पर उड़ रहा था। उसका रुख अपने शहर लाहौर की तरफ था। अगर वो रेलकार में सफर करता तो 5-6 घंटों में पिंडी से लाहौर पहुंचता। अगर हवाई जहाज में जाता तो 1.25 घंटे तक जरूर लग जाता, मगर वो फिजा में बाज की रफ्तार से भी तेज उड़ रहा था। उसे रावलपिंडी से लाहौर पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगे। आमिर अपने कमरे की गैलरी में ही उतर गया। कमरे में आकर उसने तिलिस्मी मन का अपनी जो खास खुफिया जगह बनाई हुई थी वहां संभाल कर रखा और सो गया।